सो हेलो गाइस, एक और कॉमिक्स में मैं आपका स्वागत करता हूँ। नागराज और सुपर कमांडोगिरी के प्रलय। हर वस्तु की तरह संसार के जन्म के समय उसके विनाश का भी दिन निश्चित हो गया था। इस दौरान कई भयंकर आपदाएं आई और कई युद्ध हुए, लेकिन संसार हर बार बच गया। पर वह दिन कभी न कभी तो आना ही है, और शायद वह दिन आज ही है, क्योंकि आज राजनगर को अपना युद्ध स्थल बनाकर मानव और नाग आपस में टकराने जा रहे हैं। और इन दोनों सेनाओं का नेतृत्व कर रहे हैं दो तूफान, मानवों का ध्रुव और नागों का नागराज। मेरे मित्र नाग, राजनगर में जो कुछ भी कहना चाहते हैं उन्हें वह करने दो ध्रुव, वरना संसार भर में प्रलय आ जाएगी। ये कैसे नाग राजनगर में आतंक फैला रहे हैं। हर जगह ये लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं और ऐसा करने का कोई कारण भी नहीं बता रहे हैं। हमने ऐसी परिस्थितियों के आगे झुकना नहीं सीखा है। हम इन नागों को रोक कर ही रहेंगे। ऐसा करने से अगर आती है तो आ जाए प्रलय। किसी भी मेट्रो शहर की रातें जितनी रंगीन होती हैं उतनी खतरनाक भी होती हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में डूबे सुनसान रास्तों पर कई शिकारी घात लगाकर बैठे हुए होते हैं। महानगर भी ऐसी ही मेट्रो सिटी है, इसलिए यहाँ पर ऐसे दृश्य अक्सर ही नज़र आ जाते हैं। खून से लथपथ एक व्यक्ति अपनी जान बचाने को भाग रहा है और उसकी जान लेने को शिकारी पल प्रतिपल अपना शिकार के पास आता जा रहा है। पर यह दृश्य कुछ अनोखा है, क्योंकि दोनों में से कोई भी सामान्य मानव नहीं नज़र आ रहा है। अधिकतर लोग तो यह दृश्य देखकर खौफ खाने या भाग खड़े होने से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन महानगर की सड़कों पर घूमते कुछ प्राणी इससे ज़्यादा करते हैं। वे तुरंत अपने स्वामी को मानसिक संकेत भेजकर सूचित करते हैं। सो हेलो गाइस, एक और कॉमिक्स में मैं आपका स्वागत करता हूँ। नागराज और सुपर कमांडोगिरी के प्रलय। हर वस्तु की तरह संसार के जन्म के समय उसके विनाश का भी दिन निश्चित हो गया था। इस दौरान कई भयंकर आपदाएं आई और कई युद्ध हुए, लेकिन संसार हर बार बच गया। पर वह दिन कभी न कभी तो आना ही है, और शायद वह दिन आज ही है, क्योंकि आज राजनगर को अपना युद्ध स्थल बनाकर मानव और नाग आपस में टकराने जा रहे हैं। और इन दोनों सेनाओं का नेतृत्व कर रहे हैं दो तूफान, मानवों का ध्रुव और नागों का नागराज। मेरे मित्र नाग, राजनगर में जो कुछ भी कहना चाहते हैं उन्हें वह करने दो ध्रुव, वरना संसार भर में प्रलय आ जाएगी। ये कैसे नाग राजनगर में आतंक फैला रहे हैं। हर जगह ये लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं और ऐसा करने का कोई कारण भी नहीं बता रहे हैं। हमने ऐसी परिस्थितियों के आगे झुकना नहीं सीखा है। हम इन नागों को रोक कर ही रहेंगे। ऐसा करने से अगर आती है तो आ जाए प्रलय। किसी भी मेट्रो शहर की रातें जितनी रंगीन होती हैं उतनी खतरनाक भी होती हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में डूबे सुनसान रास्तों पर कई शिकारी घात लगाकर बैठे हुए होते हैं। महानगर भी ऐसी ही मेट्रो सिटी है, इसलिए यहाँ पर ऐसे दृश्य अक्सर ही नज़र आ जाते हैं। खून से लथपथ एक व्यक्ति अपनी जान बचाने को भाग रहा है और उसकी जान लेने को शिकारी पल प्रतिपल अपना शिकार के पास आता जा रहा है। पर यह दृश्य कुछ अनोखा है, क्योंकि दोनों में से कोई भी सामान्य मानव नहीं नज़र आ रहा है। अधिकतर लोग तो यह दृश्य देखकर खौफ खाने या भाग खड़े होने से ज़्यादा कुछ नहीं। वे तुरंत ही अपने स्वामी को मानसिक संकेत भेजकर सूचित करते हैं। और लगभग तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंच जाता है उनका स्वामी नागराज, जिसने इस पृथ्वी से अपराध और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने की शपथ ली हुई है। अरे यह व्यक्ति तो बुरी तरीके से घायल हो गया है, पर यह क्या, इसके शरीर में बदलाव आ रहा है और यह अपना रूप बदल रहा है। हे देवकाल जी, यह एक इच्छाधारी नाग है और वेशभूषा से यह नागदीप का नाग लग रहा है। इस पर हमला करने वाला भी इच्छाधारी नाग ही है, लेकिन ऐसे नाग तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। ताड़, खैर यह बाद में सोचूंगा, पहले तो इससे मुझे नागदीप वासी की जान बचानी है। दूर हट। तड़ाक। अरे तुम तो विस्फूट हो, महात्मा कालदूत के विश्वास पात्र। तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, और तुम पर यह विचित्र नाग हमला क्यों कर रहा है? मैं नागराज कालदीप नागदीप द्वीप। विस्फूट अपनी बात पूरी नहीं कर सका, क्योंकि उसी पल उसके गले से आकर कुछ टकराया और उसका गला
पके फल की तरह फट पड़ा। ओह! विस्पुत मुझे कुछ बता पाने से पहले ही शहीद हो गया। अब उसके अधूरे जवाब को पूरा करेगा उसका कातिल, यह विचित्र सर्प। मैं इसको भागने नहीं दूंगा, परंतु इसको काबू में कर पाना इतना आसान नहीं लगता। विस्पुत जैसे शक्तिशाली इच्छाधारी नाग को जिस आसानी से ख़त्म कर दिया, वह कोई निरीक्षण नाग ही कर सकता है। अभी तक तो मैं यह भी नहीं समझ पाया कि इसने आखिर विस्पुत को मारा कैसे है। इसको बहुत जल्दी काबू में करना होगा। पहला वार नागराज ने ही किया, तड़ाक। लेकिन दूसरा वार कर पाने का मौका उसके नहीं मिल पाया, धाड़। तेरी शक्ति के विषय में मैं जानता हूँ नागराज, पर तू मानव है और मैं विषाश्व यानी विषाक्त अश्वनाग। शारीरिक शक्ति में एक मानव अश्व की बराबरी कभी नहीं कर सकता है। और मैंने दूसरी शक्तियों के बारे में तो तूने कभी सुना ही नहीं होगा। ले, खा मेरे वार और चिल्ला। ओह! यह अपने शरीर से उन जहर की पोटलियाँ छोड़ता है, लेकिन इसके जहर से मुझे कोई तकलीफ नहीं होनी। आह! इस जहर ने तो मुझे भी जला दिया, पर कैसे? सोचता रह नागराज, सोचता रह, शायद मरने से पहले तुझे कुछ समझ में आ जाए। फटाक। इतना तो समझ में आ गया विश्वास कि विस्पुत को तूने कैसे मारा था, लेकिन अभी यह जानना बाकी है कि विस्पुत को तूने क्यों मारा। अब या तो मुझे अपने आप यह राज बता दे, या फिर मौत की बाद की दुनिया देखने के लिए तैयार हो जा। यह भी एक नाग है, इसलिए इसको काबू में करने के लिए मुझे विषपुकार की अधिक मात्रा का प्रयोग करना होगा। वैसे तो एक आम आदमी इतनी मात्रा से मर जाता, लेकिन अरे यह तो मर गया। आश्चर्य है, ऐसा सर्प जिसका जहर मुझ तक को जला दे, वह इतनी विषफुंकार से कैसे मर गया? इतनी सी ही विषफुंकार से कैसे मर गया? बात जितनी दिखती है उससे कहीं ज़्यादा गहरी है। जरूर नागदीप या महात्मा कालदूत पर कोई मुसीबत आई है, जिसके बारे में मुझे बताने विस्पुत यहाँ पे आया था, लेकिन उसको इस विचित्र साप पिशाच ने मार डाला। पर क्यों? इन सवालों का जवाब जानने के लिए मुझे नागदीप जाना ही होगा, पर वहाँ जाने से पहले मुझे अपने दुश्मन की ताकत को समझ लेना चाहिए। नागदीप में आई समस्या फिलहाल उतनी गंभीर नहीं थी जितनी नागराज समझ रहा था। अजीब परेशानी है। इतने दिनों से हम इस वृद्ध को होश में आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, ताकि हमको अपने बारे में और नागराज से अपने संबंध के बारे में कुछ बता सकें। और जब यह होश में आया है तो अपनी याददाश्त खो बैठा है। हमारे पास यही एक रास्ता बचा था कि इसकी पहचान के लिए हम नागराज को यहाँ बुला लें, क्योंकि बेहोश होने से पहले इसने नागराज का नाम और एक पता बताया था। इसलिए मैंने विस्पुत को उसके पते पर भेजा था, ताकि वह नागराज को मेरा संदेश दे सके। पर अब तक न तो विस्पुत वापस आया और न ही उसने कोई मानसिक संकेत भेजा है। मुझे तो अब चिंता हो रही है। महात्मा कालदूत को खतरे का गलत आभास नहीं हो रहा था, क्योंकि खतरा नागदीप के सिर पर मंडरा रहा था। हमारी किस्मत अच्छी थी विशंधर, जो हमको इस बात की भनक लग गई कि कालदूत एक नागमानव को नागराज को बुलाने के लिए भेज रहा है। खबर मिलते ही मैंने अपने एक वफादार को उस नागमानव को ख़त्म करने के लिए भेज दिया, ताकि यह खबर नागराज तक न पहुंच सके। ठीक किया आपने, वरना अगर नागराज यहाँ पर आ जाता तो हमारी योजना खटाई में पड़ जाती। लेकिन अब तक तो आपके विश्वास पात्र को काम ख़त्म करके यहाँ पर आ जाना चाहिए था। हाँ, उसके अब तक वापस न आने का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि विश्वास खुद ही ख़त्म हो गया है, लेकिन वह नागमानव अब तक वापस नहीं आया, यानी वह भी ख़त्म कर दिया गया है। पर विश्वास को नागराज के अलावा और कोई मार नहीं सकता है। जरूर नागराज विश्वासों से टकरा चुका है। अगर ऐसा है तो शायद नागराज यहाँ पर भी आता होगा। ओह, तब तो हमारी योजना कभी सफल नहीं हो सकती। हिम्मत मत हारो, पत लेकिन अब तक तो आपका विश्वास पात्रों को काम ख़त्म करके यहाँ पे आ जाना चाहिए था। हाँ, अब तक वापस ना आने का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि विश्वास खुद ही ख़त्म हो गया है, लेकिन वह नागमानव अब तक वापस नहीं आया, यानी वह भी ख़त्म कर दिया गया है। पर विश्वास को नागराज के अलावा और कोई मार नहीं सकता। जरूर नागराज विश्वास से टकरा चुका है, और अगर ऐसा है तो शायद नागराज यहाँ पर आता भी होगा। ओह, तब तो हमारी योजना कभी सफल नहीं हो सकती। हिम्मत मत हारो, बस इतने याद रखो कि अब हमको काम बहुत जल्दी करना है।
तुम मुझे कालदूत की गुफा तक चुपचाप पहुंचा दो और फिर आज रात को ही कालदूत को ख़त्म करके तुमको नागराज नागदीप का सर्वे सर्वा बना दिया जाएगा। सच, कालदूत के ख़त्म होने के बाद मुझे किसी का डर नहीं रह जाएगा। पर भूलना मत, कालदूत को तभी ख़त्म किया जाएगा जब तुम पहले मेरा काम पूरा कर दोगे, याद रखना। विषंधर नागदीप का राजतांत्रिक था। फिलहाल वह नागदीप में एक घोषित अपराधी है। विषंधर के विषय में विस्तार के जानने पढ़ें विषकन्या। नागराज नागदीप पर जाने से पहले स्थिति को और अच्छी तरीके से समझ लेना चाहता था और उसके लिए उसको कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे जो उसको सिर्फ स्नेक पार्क के डॉक्टर करुणाकरण से ही मिल सकते थे। ऐसा अद्भुत नाग सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ नागराज। सांपों के जहर में मुख्यतः एल्केलॉइड यानी क्षारीय तत्व होते हैं। ये तत्व जब किसी के खून में मिल जाते हैं तो इसके कारण दिल की धड़कन बंद हो जाती है। लेकिन इस इच्छाधारी सांप के अंदर जो जहर है उसमें मुख्यतः क्षारीय तत्व नहीं बल्कि अम्लीय यानी कि एसिडिक तत्व है। और क्षार तथा अम्ल एक दूसरे के शत्रु होते हैं और इसलिए इसका घातक जहर विस्फूट के लिए घातक सिद्ध हुआ। परंतु मेरे शहर में जहर की मात्रा अधिक थी, इसलिए मेरा जहर इसके लिए घातक सिद्ध हुआ। विस्फूट ये कौन? खैर छोड़ो। और सभी जानते हैं कि जब पॉजिटिव और निगेटिव मिलते हैं तो चारों तरफ तबाही फैल जाती है, प्रलय हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन नेगेटिव नागों ने नागदीप पर हमला किया हो और इसी कारण से महात्मा कालदूत ने विस्फूट को भेजकर मुझसे मदद मांगी हो। मुझे बिना एक भी पल खोए नागदीप पर पहुंचना होगा। संक्षेप में इतना समझ लो नागराज कि इस नाग की शक्ति तुम्हारे शरीर की काट है। अगर तुम्हारे शरीर में बह रहे जहर को पॉजिटिव मान लिया जाए तो इसका जहर नेगेटिव होगा। डॉक्टर करुणाकरण और नागराज के संबंध में जानने के लिए पढ़ें स्नेक पार्क। लेकिन नागदीप पर मुसीबत टूट चुकी थी और यह मुसीबत एक एक कदम बढ़ाते हुए महात्मा कालदूत तत्व की गुफा तक आ पहुंची थी। महात्मा कालदूत एकाएक चौंक उठे। अरे यह आवाज़ कैसी थी? कौन है वहाँ बाहर? मैं हूँ कालदूत। हालांकि हम सैकड़ों साल बाद मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मुझे अब तक नहीं भूले होगे। सच है ना कालदूत? विशाला, तू यहाँ तक कैसे पहुँच गई? तुम्हारे नागदीप में कई गद्दार नाग हैं कालदूत। उनमें से ही एक नाग तांत्रिक विषंधर मुझसे टकरा गया। वह न जाने क्यों तुमसे बचकर कहीं सुरक्षित जगह पर छिपना चाहता था। उसी ने तुम्हारा जिक्र किया और मुझे खुद यहाँ तक ले आया। ओह समझा, पर क्यों? ताकि तुमको मारकर उसको नागदीप का सबसे शक्तिशाली नाग बना दूँ। बस वो मूर्ख यह नहीं जानता कि तुमको शक्तिहीन करना तो संभव है पर मारना नहीं। चलो इतना तो तुमको सैकड़ों वर्ष बाद भी याद है, लेकिन तुम्हारे यहाँ पर आने का मकसद क्या है? सैकड़ों वर्ष पहले हम साथ में थे कालदूत। तुमने हमारी जाति को धोखा दिया, मेरे साथ धोखा किया, मेरी जाति के सर्पों को नष्ट किया और वहाँ से तुम मेरी एक कीमती चीज़ भी उठा लाए। मैं वही चीज़ वापस लेने आया हूँ। वह चीज़ तुम्हारी नहीं थी विशाला और न ही तुम्हारे किसी काम की थी और तुम्हारी जाति के सर्पों को नष्ट करके मुझे कोई खुशी नहीं हुई थी। लेकिन वे सर्प पृथ्वी से अन्य प्रजातियों का संहार करके खुद राज करना चाहते थे, इसलिए मुझे उनको मारना पड़ा। तुम्हारे एक सेवक के साथ मैंने सिर्फ इसलिए ज़िंदा छोड़ दिया ताकि तुम्हारी जाति की विलुप्त प्रजातियों में हमें गिनती न हो। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुमको ज़िंदा छोड़कर मैंने एक बड़ी गलती कर दी थी। तुम अभी भी अन्य प्राणियों के लिए खतरा हो। आज मैं विशाला नाम के खतरे को दूर करके ही रहूँगा। ले विशाला, संभाल मेरी विषफुकार को। तुम भूल रहे हो कालदूत की हमारी शक्तियाँ एक दूसरे की विपरीत शक्तियाँ हैं। तुम्हारे विषफुंकार को मेरी विषफुंकार निष्क्रिय कर देगी। लेकिन पिछले 150 सालों में मैंने साधना के द्वारा जो शक्तियाँ प्राप्त की उनकी काट तुम्हारे पास भी नहीं है। ले मेरे विष अंगारों को झेल कर दिखा। कालदूत को विशाला से ऐसे खतरनाक हमले की आशा नहीं थी। उससे बचने की कोशिश तो करी लेकिन बच नहीं सका। 3 विष अंगार कालदूत के तीनों माथों पर आ चिपके और कालदूत के मुंहों से 3 चीखें एक साथ उभरी। आई आ आ हा हा हा। यह नरक की अग्नि है कालदूत। यह तेरी सोचने समझने की क्षमता को
पूरी तरीके से जलाकर भस्म कर देगी। और उसके बाद तू जिंदा तो रहेगा लेकिन मुर्दे से गई गुजरी स्थिति में रहेगा। आह, हम अपनी साधना जल्दी से जल्दी ही इसकी काट ढूंढ लेंगे दुष्ट। मैं तुमको उतनी देर का समय ही नहीं दूंगी कालदूत। कालदूत की गर्दनों पर शिकंजे कसने लगे और साथ ही साथ वेदाचार्य की बेचैनी भी बढ़ने लगी। मैं कौन हूँ, यह तो मुझे भी याद नहीं है, और मुझे बचाने वाला यह महापुरुष कौन है, यह मुझे पता नहीं। लेकिन इसकी शरीर तंगरों से मुझे यह स्पष्ट आभास हो रहा है कि यह पुरुष न्याय का रक्षक है और यह दुष्ट स्त्री दुष्ट है। और इस वक्त पाप पुण्य पर भारी पड़ रहा है। मुझे इस महापुरुष की सहायता करनी होगी। विशाला का शरीर तरंगों को अपने मस्तिष्क में रडार की तरफ पकड़ते विशाला की तरफ लपके और वेदाचार्य की तरफ से असावधान विशाला भारी हथौड़े से एक घूंसा खाकर पलट गई। धाड़। इस व्यवधान ने कालदूत को बचाव करने का मौका दे दिया, क्योंकि उसकी गर्दनों पर कसे शिकंजे अब खुल चुके थे। विशाला के अनुसार यह नर की अग्नि है। पानी इसको यज्ञ का अभिमंत्रित जल बुझा सकता है, क्योंकि इसके जल में देवों का आह्वान किया गया है। कालदूत को बचाने की प्रक्रिया में वेदाचार्य ने अपने आप को खतरे में डाल लिया था और वेदाचार्य की तरफ से असावधान विशाला भारी हथौड़े से घूसा खाकर पलट गई। धाड़। इस व्यवधान ने कालदूत को बचाव करने का मौका दे दिया कि उसकी गर्दनों पर कसे शिकंजे अब खुल चुके थे। कालदूत को बचाने की प्रक्रिया में वेदाचार्य ने अपने आप को खतरे में डाल लिया था। तूने विशाला पर वार करने की जरूरत की है बूढ़े, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। विशाला का करारा वार खाकर वेदाचार्य का मस्तिष्क अंधेरों की गहराइयों में डूबता चला गया और एक बार फिर आमने सामने खड़े हुए कालदूत और विशाला। मैंने तेरी शक्तियों का सही मूल्यांकन नहीं किया था विशाला। तू पहले से भी अधिक शक्तिशाली और दुष्ट हो गई है। आज मैं तेरे जीवन को यहीं समाप्त कर दूंगा। विद्युत को भी मात कर देने वाली गति से लपका काल सर्पी और उसकी मजबूत कुंडली में कैद हो गई विशाला। आह, यह मुझे अपनी कुंडली में कसकर पीस डालना चाहता है, लेकिन इसके ऐसा कर पाने से पहले ही मैं उसको अपने विष से गला डालूंगी। ऐसा कर पाने से पहले ही तेरी जीवन ईला समाप्त हो जाएगी। चीर चला, अगर चल पाता तो विशाला को अवश्य ही चीर डालता। अरे यह क्या, यह तो तांत्रिक प्रहार था। कालदूत पर यह प्रहार करने का साहस किसने किया है? मैंने। कालदूत विशंदर, तूने मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे की? बुढ़ापे में तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो रही है। कालदूत, मैंने तुम्हें अभी अभी बताया था कि विशंदर ही मुझको यहाँ तक लेकर आया है। दरअसल तुम्हारी गुफा के बाहर के सर्प सैनिकों को भी इसी ने मारा था, और जैसा कि तुम देख सकते हो, इसको अपने साथ लाना मेरे लिए काफ़ी काम आया। इसने मुझे इतना वक्त दे दिया है चट्टाक कि मैं अपने विष से गले तुम्हारे कालसर्पी को तोड़ सकूं। कालसर्पी तोड़ करके तू हमको रोक नहीं सकती है विशाला। तू कालदूत की तंत्र शक्तियों के सामने नहीं टिक सकती। मुझे ज़्यादा देर टिकने की ज़रूरत भी नहीं है कालदूत, क्योंकि मैंने तुझे मात देने का रास्ता खोज लिया है। तेरी शक्तियों का राज है तुम तीनों की शक्ति का संयुक्त रूप में होना, और यह संयुक्त रूप तुम अपनी इच्छाधारी शक्ति से बनाए रखते हो। अगर मैं अपनी विपरीत इच्छाधारी शक्ति से तुम्हारी इच्छाधारी शक्ति को काट दूं, तो तू 3 टुकड़ों में अलग अलग बट जाएगा, और तेरे 3 भाग होने से तेरी शक्ति भी 3 भागों में बट जाएगी। ताड़। और तब तुझे एक एक करके परास्त करने में मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। कड़ाक। विशाला ने अपनी इस अप्रत्याशित योजना से कालदूत को मात दे दी थी। वाह, कमाल कर दिया देवी आपने। देवी विशाला, कालदूत को परास्त कर दिया। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं आज से ही नागद्वीप का राजा हूँ, नागद्वीप का सबसे शक्तिशाली नाग। अभी नहीं विशंदर, बिना मेरा काम पूरा किए तुम राजा नहीं बन सकते। आओ मेरे साथ। हम जिस चीज़ की तलाश में हैं उसको कालदूत जरूर गुफा के अंदर ही रखता होगा। विशंदर के साथ साथ विशाला कालदूत की गुफा के अंदर बढ़ती चली गई, जहाँ तक पहले कभी कोई नहीं गया था।
जब तक कि उसे वह चीज़ नहीं दिख गई जिसकी उसे तलाश थी। मिल गया, वह रहा अमर स्फटिक। यह क्या देवी है, ऐसी वस्तु तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। यह कालदूत की शक्ति का स्रोत है विशंदर। तुम्हें इसी को लेकर अंडमान स्थित मेरी बलि वेदी पर रखकर आना है, क्योंकि इस स्फटिक को सिर्फ वहीं पर सुरक्षित रखा जा सकता है। अब जल्दी करो, अगर कोई नाग कालदूत से मिलने आ गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अपनी महान शक्तियों के बावजूद भी मैं पूरे नागद्वीप से एक साथ नहीं निपट सकती। अब यह स्फटिक उठाओ और यहाँ से निकल लो। नागद्वीप से बाहर निकलने तक विशाला और विशंधर के सामने कोई अवरोध नहीं आया। अब तुम यह स्फटिक लेकर तुरंत मेरी गुफा की तरफ रवाना हो जाओ विशंधर, वक्त बहुत कम है। मैं निकल जाऊँ अकेला? आप मेरे साथ नहीं आ रही हैं? नहीं, मुझे यहीं पर रुकना होगा, क्योंकि अगर नागराज यहाँ तक पहुँच गया तो उसको नागद्वीप पहुँचाकर कालदूत से मिलने से रोकना होगा, वरना हमारी सारी योजना चौपट हो सकती है। अब जाओ। योजना? इसकी योजना क्या है? जाने दो, अगर पूछा तो कहीं क्रोध में यह मुझे ही न मार डाले। विशाला की योजना से अनजान विशंधर अपनी तंत्र शक्ति से अंडमान की तरफ रवाना हो गया, पर उसकी बदकिस्मती से नागद्वीप से अंडमान जाने का सबसे छोटा रास्ता राजनगर होकर ही जाता है, और राजनगर में घुसने के बाद और निकलने से पहले हर अपराधी को एक चट्टान से टकराना पड़ता है। एक ऐसा अडिग चट्टान से जिसको आज तक अपराध की एक भी लहर पार नहीं कर पाई, और वह चट्टान है सुपर कमांडो ध्रुव। ठक टी 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 टी। राजनगर के सुनसान तटों से आजकल काफ़ी तस्करी हो रही है, और 80 किलोमीटर लंबे तट पर कोई एक साथ नज़र नहीं रख सकता। इसलिए मेरी कमांडो फोर्स ने राजनगर के सुनसान हिस्सों में 1-1 किलोमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगा दिए हैं, जो स्टीमर या जहाज़ जैसी किसी भी चीज़ के नज़दीक आते ही सिग्नल भेजने शुरू कर देंगे। अभी आ रहे हैं ऐसे ही सिग्नल, ये बता रहे हैं कि कोई शिप सेंसर नंबर 33 और 34 के बीच आकर रुकी है। अब यह समस्या सिर्फ एक ही है, तट का वह हिस्सा यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। अगर मुझे 2 मिनट से ज़्यादा का वक्त लगा तो शायद शिकार मेरे हाथ से निकल जाएगा। मुझे शॉर्टकट से जाना होगा, तभी मैं वहाँ पर पहुँच पाऊँगा। ध्रुव अपने अनोखे शॉर्टकट से राजनगर तट के एक खास सुनसान हिस्से की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन वह खास हिस्सा अब सुनसान नहीं था। वेलकम रोड्स, कितना माल ले आए हो आज? 2000 पीस, 5 से 100 रुपये तक पीस का भाव है। धड़ मंजूर है, माल उतारो। लेकिन माल उतार पाने से पहले ही सन्नाटे में एक धड़धड़ाहट गूंज उठी। कोई आ रहा है चुरू, मोटरसाइकिल की आवाज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 पुलिस वाले होंगे, घबराता क्यों है? 2 से तो निपट ही लेंगे। 2 नहीं, सिर्फ एक ही होगा चुरू, ध्यान से सुन। ये एक खास मोटरसाइकिल की आवाज़ है। सुपर कमांडो ध्रुव आ रहा है। सुपर बोल, अब जमा क्यों हुआ है? भागने के लिए दोनों तस्कर तैयार तो हुए, लेकिन दिल में वो दोनों बात यह जानते थे, ताड़ धड़ाक, कि वे भाग नहीं पाएंगे। पर इससे जहाज में बैठे तस्कर सावधान हो गए थे। ओ, ग्राहक तो पिट गए, लेकिन दुकानदार भाग रहे हैं। पर मैं बगैर यह देखे इनको जाने नहीं दूंगा कि आखिर ये बेचने क्या आए थे, AK-47, RDX या फिर हीरोइन। रूम एक्सीलेटर के पूरे घुमाव ने ध्रुव को हवा में उछालकर ठीक अपने लक्ष्य पर जा गिराया। धड़ाक। नहीं, मुझे मत मारना, मैं तो एक मामूली इंजनमैन हूँ, स्मगलर नहीं। तो बताओ, क्या लेकर आए हो इस जहाज़ पर, नशीली चीज़ें या विस्फोटक? दोनों में से कुछ भी नहीं, हम ये लेकर आए थे मछलियों की तस्करी। हाँ, पर ये मामूली मछलियाँ नहीं हैं, ये पिरान्हा मछलियाँ हैं, ज़्यादातर दक्षिण अफ्रीका के समुद्रों में मिलती हैं। ये खून की गंध से आकर्षित होती है और भैंसे जितने बड़े प्राणी को पूरे मांस को कुछ ही मिनटों में चट कर सकती है। आजकल अपराध जगत में इनकी मांग बहुत बढ़ रही है। माफिया गैंग इनका इस्तेमाल अपने शिकारों की लाशों को चट करवाने में कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर का कानून जब तक किसी हत्या को साबित नहीं कर सकता तब तक लाश न मिले। और लाश मिलेगी कैसे? जब मांस को पिरान्हा चट कर जाए और हड्डियों को चूरा बना दिया जाए। ओह, राजनगर में कई लापता व्यक्तियों के न मिलने का एक कारण यह भी हो सकता है। ठीक है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं
तुमको सरकारी गवाह बनाकर सज़ा से बचा लूँगा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा साहब। वेरी गुड। अब जहाज़ को किनारे ले। अरे वह क्या है? तुम्हारा कोई आदमी है क्या? हमारा आदमी नहीं तो, पर ये तो पानी पर चल रहा है, कुछ गड़बड़ है। जहाज़ को इसके पास ले चलो और इसको रोकने की कोशिश करो। बिशंदर का ध्यान जहाज़ की तरफ नहीं था। यहाँ तक आने में मैं अपनी काफ़ी तंत्र शक्ति खर्च कर चुका हूँ। अब ज़मीन पर बिना तंत्र शक्ति के काम चल जाएगा। तट पर एक गाड़ी खड़ी दिख रही है। इसको कब्जे में लेकर मैं इसके जरिए ही ज़मीन को पार करके बंगाल की खाड़ी तक पहुँच जाऊँगा और विशाला की गुफा तक पहुँचना मामूली काम है। फिलहाल तो विशंदर के लिए अरब सागर को ही पार करना मुश्किल होने वाला था। अरे यह क्या? यह जल्यान मेरा रास्ता क्यों रोकना चाहता है? मेरे रास्ते से हट जा लड़के। अपनी आयु की रेखा को बीच में ही क्यों काट देना चाहता है? हट जाऊंगा, लेकिन यह जानने के बाद कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो और तुम्हारे हाथ में यह क्या है। मेरे बाएं हाथ में क्या है यह जानने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है लड़के, क्योंकि मेरे दाएं हाथ में तेरी मौत है। ओह, यह तो कोई तांत्रिक लगता है और अपने मंत्र दंड से यह मुझ पर घातक वार कर रहा है। अब मैं इस जल्यान को ही तोड़। अरे यह क्या? मैं मूर्खता कर रहा हूँ। अगर मैं इस जल्यान को अपने कब्जे में ले लूँ तो इसके द्वारा ही अंडमान द्वीप समूह तक पहुँच सकता हूँ, और ऐसा करने से मैं भूमि पर आने वाली रुकावटों से भी बच जाऊँगा। मैं अभी इस लड़के को ख़त्म कर देता हूँ। वैसे भी मेरे पास अब बहुत थोड़ी सी तंत्र शक्ति बची है। धम। इस जल्यान को हथियाने से मैं और तंत्र शक्ति खर्च करने से बच जाऊँगा। ध्रुव को विशंदर की शक्तियों का अंदाज़ा नहीं था, और जब तक उसको यह अंदाज़ा लग पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कड़ाड़ाड़ाक। यह तो सचमुच में तंत्र शक्ति के वार कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कुछ वर्षों पहले चंडकाल ने मुझ पर किए थे, और मैंने उसके मंत्र दंड को उसके हाथों से गिरवाकर उस पर काबू पाया था। इन तांत्रिक महाशय पर भी वही तरकीब आजमानी पड़ेगी। विशंदर के ही तांत्रिक वार से टूटे लकड़ी के टुकड़े ने विशंदर को अपना मंत्र दंड मेरुदंड गिराने पर मजबूर कर दिया। खशाक। और अगले ही पल मंत्रदंड समुद्र में जा गिरा। तड़ाक। ध्रुव के इस अप्रत्याशित हरकत ने विशंदर को क्रोध से पागल कर दिया। तूने मेरा मंत्रदंड समुद्र में फेंक दिया, मेरे शरीर को घायल करके मेरा लहू बहाया। अब तू जिंदा नहीं बचेगा। देख तांत्रिक विशंदर की शक्ति को, आंखें फाड़ कर देख, क्योंकि अब तेरी आंखें कभी बंद नहीं होंगी। खुली आंखों लेकर मलेगा तू। ये रस्सियाँ तो मेरे बदन पर कसती ही जा रही है। मेरा दम घुट रहा है और तंत्र शक्ति से युक्त इन मामूली बंधनों को मैं तोड़ भी नहीं पा रहा हूँ। अगर कुछ ही पलों के अंदर कोई रास्ता न सूझा तो ये मछलियाँ शायद मेरी मदद कर सके। ताड़। ध्रुव ने पहले तो अपने आज़ाद पैरों की मदद से पिरान्हा मछली से भरे दोनों कंटेनरों को समुद्र में पलट दिया, और फिर विशंधरों के कुछ समझ पाने से पहले ही ध्रुव के सिर पर एक जोरदार टक्कर ने विशंधर को पानी अंदर था। और फिर विशंधर के कुछ समझ पाने से पहले ही ध्रुव के सिर की एक जोरदार टक्कर से विशंधर पानी के अंदर था। धड़ाक। पिरान्हा मछलियों के बीच में, जो उसकी कलाई से बहते खून की गंध से आकर्षित होकर उसका मांस नोच खाने को बेताब हो रही थी। विशंधर तड़प उठा। उसने अपनी पूरी तंत्र शक्ति से पिरान्हा के हमलों को बचाने में झोंक दिया, और ध्रुव को बांधने वाली रस्सियों में तांत्रिक असर खत्म हो गया, और ध्रुव के लिए उसको तोड़ पाना मामूली सी बात थी। ठीक वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। इसकी तंत्र शक्ति से संपर्क इन बंधनों से टूट गया है। वैसे तो किसी भी इंसान को पिरान्हा मछलियों के बीच में न फेंकता, लेकिन यह एक तांत्रिक है। पिरान्हा इसको घायल तो कर सकती है पर जान से नहीं मार सकती। ध्रुव की सोच एकदम सही थी। इन मछलियों ने तो कुछ ही पलों मेरे शरीर को क्षत विक्षत कर डाला। अब मुझे इनको एक साथ ख़त्म करने के लिए अपनी बची खुची तंत्र शक्ति का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करना ही होगा। तंत्र ऊर्जा के एक तेज झटके ने पिरान्हा मछलियों को भी ख़त्म कर दिया, लेकिन विशंधर को
भी सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरा पहला काम है इस स्फटिक को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है, इसलिए मुझे यहाँ चुपचाप निकल जाना होगा, क्योंकि इस वक्त मैं किसी का भी सामना करने की स्थिति में नहीं हूँ। मैंने उस लड़के को एक मामूली मानव समझा था, पर उसने मेरा मंत्रदंड समुद्र में फेंक दिया। मुझे बची खुची ऊर्जा को खर्च करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन मैंने भी अपना बदला ले लिया है। अब तक मेरे तांत्रिक बाजू बंधन उस लड़के के प्राण निकाल। अरे यह बच गया, अब समझा। जब पिरान्हा मछलियों पर मैं अपने तंत्र शक्ति का प्रयोग कर रहा था तो इन बंधनों से मेरा संपर्क टूट गया होगा। शायद इस लड़के ने मुझे पिरान्हा के बीच में इसलिए गिराया था, और इसका दिमाग तो खतरनाक रूप से तेज है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इससे दूर निकल जाना चाहिए। अरे अरे यह भाग रहा है। इंजन मैन, जहाज को फिर इसके पीछे ले चलो। अरे इंजन रूम तो खाली है। लगता है वह इंजन मैन मौका पाकर भाग निकला है। खैर, मेरे पास और भी तरीके हैं। अपनी तंत्र शक्ति के बल पर तेज गति से भागते इस तांत्रिक को पकड़ने के। ध्रुव के गोल होठों से एक खास तरह की सीटी उभरी, और लगभग तुरंत ही उसके जवाब में एक डॉल्फिन समुद्र की सतह पर उभर आई। स्वागत है दोस्त। अब ध्रुव के पास तेज गति से चलने वाला एक समुद्री वाहन मौजूद था। तड़ाक। ध्रुव को विसंदर तक पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। डॉल्फिन की एक जोरदार टक्कर से विसंदर तो हवा में उछल ही गया। तड़ाक। साथ ही साथ अमर स्फटिक भी उसके हाथों से छूटकर राजनगर तट से लगी चट्टानों के बीच गिरकर गुम हो गया। टक। स्फटिक के साथ साथ विसंधर के होश भी गुम हो गए। यह क्या हुआ? यह क्या हुआ? इन चट्टानों के बीच से तो मैं स्फटिक को कभी ढूंढ नहीं पाऊंगा। अगर मेरी तंत्र शक्तियाँ पूरे जोर पर होती तो शायद मैं स्फटिक को ढूंढ भी लेता, लेकिन अब तो यह काम असंभव लगता है। देवी विशाला इस गलती के लिए मुझे जान से मार डालेगी। अब तो एक ही रास्ता समझ में आता है, और वह यह कि अपनी बची खुची तंत्र शक्ति का प्रयोग करके मैं यहाँ से अदृश्य हो जाऊँ, फिर छिपने का कोई सुरक्षित स्थान ढूंढूँ। अरे यह क्या? यह तो गायब हो रहा है। आखिर यह सब चक्कर था क्या? कौन था यह विशंधर, और उस चमकती मणि को लेकर कहाँ जा रहा था? खैर, हवा में सिर मारने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी तो इन स्मगलरों को पुलिस के हवाले कर दूँ, फिर इस घटना पर विचार करूँगा। इस घटना पर विचार नागद्वीप में चल रहा था। हमारी शक्तियाँ फिर से संयुक्त रूप बनाने में व्यय होकर क्षीण हो गई हैं, इसलिए मैं तुम लोगों को यह नहीं बता पा रहा हूँ कि वह अमर स्फटिक इस समय पृथ्वी के किस बिंदु पर है। बस इतना बता सकता हूँ कि स्फटिक किस जगह के आसपास मिलेगा। वह अमर स्फटिक तुम इच्छाधारी नागों के लिए भी अत्यंत आवश्यक वस्तु है। उसका आवश्यक है। अगर उसको 2-3 दिनों के अंदर अंदर लाकर मेरी गुफा में प्रतिस्थापित न कर दिया गया तो शायद तुम्हें से एक भी नाग जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि उस स्फटिक के कारण ही तुम इच्छाधारी नाग सैकड़ों वर्षों की आयु तक जीवित रहते हो। इस कारण से यह जरूरी है कि तुम सारे नाग उस इलाके की तरफ रवाना हो जाओ जहाँ पर स्फटिक के मिलने की संभावना है, क्योंकि तुम लोगों को सिर्फ 2 दिनों के अंदर अंदर एक बहुत बड़े इलाके का चप्पा चप्पा छानना पड़ेगा। और तुम सभी नागों के एक साथ जाने का दूसरा कारण यह है कि अगर कहीं स्फटिक पाने के लिए तुम लोगों की विशाला से मुठभेड़ हो गई तो उसको हराने के लिए समस्त नागों को अपनी पूरी शक्ति एक साथ लगानी होगी। विशाला से हुई मुठभेड़ ने मुझे इतना शक्तिहीन कर दिया है कि मैं तुम लोगों को के साथ नहीं जा पा रहा हूँ। अब तुम सब लोग यहाँ से जाने की तैयारी करो। मैं यहीं पर रहकर उस बेहोश अंधे वृद्ध का इलाज भी करूँगा और तुम लोगों की प्रतीक्षा भी। लगभग इसी वक्त नागराज अपने दिमाग में घुमड़ते सवालों का जवाब पाने के लिए नागद्वीप की तरफ बढ़ रहा था। मेरी जल सर्पों से बनी यह अनोखी सर्प नौका मुझे अब थोड़ी देर में नागद्वीप तक पहुंचा देगी। तब मुझे पता चल पाएगा कि नागद्वीप में मेरा प्रवेश निषिद्ध करने के बावजूद भी महात्मा कालदूत ने मुझे क्यों याद किया है। नागद्वीप वैसे तो नागराज को अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा था, परंतु
वहाँ तक पहुँच पाना नागराज की किस्मत में नहीं था। अरे यह क्या हो रहा है? नौका टूट रही है, मेरे नाक तड़प रहे हैं, पर क्यों? फुस हिस हिस इस पानी में डुबकी लगाते ही नागराज को जवाब मिल गया। आह! पानी का स्पर्श होते ही मेरे शरीर में तेज जलन होने लगा है। मुझे पानी से तुरंत बाहर निकलना होगा। शिकारी नागराज पानी से बाहर निकल आया। यह चक्कर क्या है? समुद्र का पानी जलन क्यों दे रहा है? मेरे विष के कारण नागराज, तुमको रोकने के लिए यहाँ के जल में मुझे अपना विष मिलाना पड़ा। विष मिलाना पड़ा, पर क्यों? और तुम कौन हो? और तुम हो कौन? वैसे तो मेरे गुलाम मुझे देवी विशाला कहते हैं, पर तुम मुझे अपनी मौत कह सकते हो नागराज। मैं यहाँ पर तुम्हारी इंतज़ार कर रही थी। तुम्हारे यहाँ पर आने से यह स्पष्ट हो गया है कि विश्वास तुमसे टकराकर अपने प्राण खो बैठा है। ओह, यानी विषपूत के हत्यारे विशासों को तुमने ही भेजा था। तब तो महात्मा कालदूत ने मुझे संदेश तुम्हारे बारे में ही भेजा होगा। तो वह संदेश किसी और से संबंध में था। खैर, अब उस बारे में बात करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि अब तो तेरा इस दुनिया से विदाई का समय आ गया है। तेरी बात सच हो सकती थी विशाला, पर अगर मैं विशासों से न टकराया होता तब। विशासों के जरिए मुझे तो अब विपरीत विष शक्तियों का आभास हो चुका है, लेकिन तुझे नागराज की शक्तियों का अंदाज़ा नहीं है विशाला। फच्चाक! नागराज एक अकेला मानव नहीं है, बल्कि एक पूरी सर्प सेना है। देखते हैं तू अपने विपरीत विष को मेरे कितनी नागों से रोक सकती है। देखते हैं तू अपने विपरीत विष से मेरे कितनी नागों को रोक सकती है। नागराज ने अपने कलाइयों से सैकड़ों विषधरों को एक साथ विशाला की तरफ छोड़ दिया। ओह, यह तो सच है कि मैं इन सारे नागों को रोक नहीं पाऊंगी। कुछ नाग मुझे काटने में ज़रूर सफल हो जाएंगे, और इनको काटने से मेरे शरीर का थोड़ा सा विष पानी बन जाएगा, क्योंकि इसमें भी मेरे विष का विपरीत विष मौजूद है। इसीलिए मैं तेरे नागों को कहीं और पहुंचने का इंतज़ाम कर देती हूँ, इस विशाल एनाकोंडा के पेट से। पहले तो यह विशाल अजगर तेरे सांपों को खींचकर उसका अपना भोजन बनाएगा, और फिर तुझको भी अपने पेट में डाल लेगा। आह! इस अजगर की तो पकड़ वाकई बहुत मजबूत है। ऐसे तो यह कुछ ही पलों में मेरी हड्डियों का चूरमा बना डालेगा। इसकी जकड़ से जल्द बाहर निकलना होगा, पर कैसे? मेरी शारीरिक शक्ति तो इस दैत्य की ताकत के सामने बेकार है, और इसके विशालकाय शरीर में इतना निगेटिव विष भरा होगा कि मेरा विषदंश भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अब शायद ये चट्टानें ही मेरा मदद कर सकती हैं। खचाक चिया, और एक नुकीली चट्टान अजगर के शरीर में पैबस्त हो गई। अगले ही पल नागराज ने एनाकोंडा के शरीर को चट्टान पर खींच दिया, और चट्टान का नुकीला सिरा तलवार की तरह अजगर के शरीर को चीरता चला गया। खच्चाक! ये रहा तुम्हारा प्यादा विशाला, जो नागराज को अपने मुंह में दबोचने चला था, पर खुद ही मौत के मुंह में चला गया। तेरी क्षमता वाकई प्रशंसा की योग्य है नागराज, लेकिन फिर भी मेरी हाथी सी शक्तियों के सामने तुम मच्छर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यह तो शायद तेरी किस्मत अच्छी है कि फ़िलहाल मेरी तंत्र शक्तियाँ और इच्छाधारी शक्तियाँ कालदूत की शक्तियों को निष्क्रिय करने में व्यय हो गई है, लेकिन फिर भी मेरी मामूली शक्तियों भी तुमको समाप्त करने में सक्षम है। ये मेरे तंत्र बुले देखने में तुझे साबुन के मामूली बुलबुलों की तरह जरूर लगेंगे, लेकिन किसी भी चीज़ के स्पर्श होते ही ये विस्फोट के साथ फटते हैं। एक हथगोले जितने शक्तिशाली विस्फोट के साथ बड़ाम, जो तेरे चिथड़े उड़ा देने में काफ़ी हैं। धाड़! यह सही कह रही है। देर सवेर इसका कोई ना कोई तंत्र बुला मेरे शरीर को फाड़ ही डालेगा। झन! विशाला पर हमला करके इसको और तंत्र बुले बनाने से रोकना होगा, लेकिन इस पर सीधे हमले कर पाना असंभव है। इसलिए पर इस पर दूसरी तरफ से हमला करना होगा। नागराज की उस जोरदार टक्कर से नारियल का पेट बुरी तरीके से हिल उठा, और नारियलों का झुंड सीधे पेड़ की तरफ खड़ी विशाला की खोपड़ी की तरफ लपक गया। तड़ 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 तड़ाक!
और विशाला के झटके से उबर पाने से पहले ही और नागराज एक चट्टान को लेकर उसकी तरफ लुढ़का चुका था। अब मैं तुझको काबू में करने के लिए तुझ पर अपने विषदंश का प्रयोग करूंगा। जो आम इंसान या पशु के शरीर को गला देता है, तुझ पर भी इसका तो असर होगा ही होगा। विशाला पर नागराज की तेज जहर का असर तुरंत ही हो गया। तेरा विष तो कालदूत के विष से भी तेज है। मुझ पर नशा सा छा रहा है। किसी भी नाग या मानव के अंदर इतना तेज जहर पैदा हो पाना संभव नहीं है। यह जरूर किसी देव का विष है। कड़ाक, इसलिए अब मैं तुझे जान से नहीं मारूंगी, तुझे बंदी बनाकर रखूंगी, ताकि जब नागदीप की इच्छाधारी नागों को समाप्त करने के बाद मैं गरलगंट की आराधना करूं तो उसमें तेरी बलि चढ़ाऊं। कड़ाक, मुझको समाप्त कर पाना तो शायद तेरे लिए संभव है विशाला, परंतु मुझे बंदी बनाकर न तो तू रख सकती है और न ही तेरा कोई अस्त्र। कड़ाक, मेरा अस्त्र न सही, लेकिन कालदूत का अस्त्र तो तुझे बंदी बना सकता है ना नागराज। कालसर्पी जा, कालसर्पी तेरे पास। हाँ, कालदूत से युद्ध के दौरान यह मेरे विष से गलकर 2 टुकड़ों में टूटने के बाद मृत हो गई थी, इसलिए इसको दोबारा जीवन मैंने दिया है। इसकी शक्तियाँ चाहे पहले जैसी ही हो, लेकिन अब यह मेरा गुलाम है और तुम्हारा दुश्मन। किसी भ्रम में मत रहना विशाला, नागराज के पास ऐसे हथियार है जो कालसर्पी को भी काट सकते हैं। मैं जानती हूँ कि वे हथियार तेरे शरीर में वास करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के सर्प हैं, इसलिए मैं ऐसा इंतजाम करके आऊँगी जो तेरे शरीर के सर्प अब तेरे शरीर से बाहर ही ना निकल पाए। मैं तेरे पूरे शरीर पर अपने विपरीत विष का लेप कर देती हूँ और तेरे शरीर से जो भी सर्प बाहर आने की कोशिश करेगा वह सूक्ष्म रूप में होने के कारण गलकर मर जाएगा। अब मैं जा रही हूँ क्योंकि इस वक्त मुझे कहीं और होना है, पर तुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगी। नागराज फिलहाल तो नागदीप के पास चट्टानों के देर पर उगे नारियलों के पेड़ से बंधा था, लेकिन जल्दी ही राजनगर में होने वाले एक अजीबोगरीब घटनाक्रम में शामिल होने वाला था। हफ, अब और नहीं भाग सकता। अब मुझे इस शैतान से सामना करना ही। धड़ाक, तेरे गुनाहों का रास्ता यहाँ पर ख़त्म होता है कीड़े, और तेरे पापों की सज़ा का सफ़र यहाँ से शुरू होता है। नहीं, ऐसा मत कहो, यह मेरा आखिरी कत्ल था। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। छोड़ दो मुझे। यही सही कह रहा है ध्रुव, छोड़ दो इसे। कौन? नागराज, तुम यहाँ पे? हाँ सुपर कमांडो ध्रुव, मैं महानगर पुलिस की हिरासत से भागे इस अपराधी का पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। इसको एक खून के जुर्म में महानगर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, इसलिए इस पर पहला हक महानगर पुलिस का है और उन्होंने इसको वापस लाने की जिम्मेदारी मुझको सौंपी है। इसको मेरे हवाले कर दो। यह मैं कैसे कर सकता हूँ नागराज? मैंने इसको खून करते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। मैं इसकी रिपोर्ट दर्ज करके पुलिस के हवाले कर दूंगा और फिर वहाँ से आवश्यक खाना पूर्ति करके तुम इसको ले जा सकते हो। तुम बात को नहीं समझ रहे हो ध्रुव। इस अपराधी को आज सुबह 9 बजे तक अदालत के सामने पेश करना बहुत ज़रूरी है, वरना कानूनी अड़चनों से फिर यह छूट जाएगा और फिर इस पर केस दायर नहीं किया जा सकेगा। अगर मैं इसको राजनगर पुलिस थाने से ले जाने के चक्कर में रहा तो मैं कभी भी वक्त पर महानगर नहीं पहुंच पाऊंगा। सॉरी नागराज, यह तुम्हारी समस्या है। मैं इस अपराधी की रिपोर्ट कराए बगैर इसको जाने नहीं दे सकता। तो फिर अपनी समस्या से भी निपट लो ध्रुव, जो मेरी कलाई से निकल रहा है। सांप 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 सांप, ओह, तुम्हें सपना देख रहा था। ओह, मैं सपना देख रहा था। बड़ा अजीब सा सपना था। नागराज और मैं ऐसी बात पर झगड़ ही नहीं सकते। शायद कल रात समुद्र में उस तांत्रिक से हुए टकराव ने मेरे मस्तिष्क पर बहुत असर डाला है। न जाने क्यों वह तांत्रिक बार बार मुझे नाग होने से आभास दे रहा था।
एक नागराज जैसे इच्छाधारी नाग, लेकिन इस सपने ने मुझे ऐसे दृश्य को दिखा दिया है जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। भविष्य में अगर कभी मेरा और नागराज का टकराव हो ही गया तो मैं नागराज की शक्तियों का सामना नहीं कर पाऊंगा। मुझे ऐसी स्थिति के लिए तैयार हो जाना चाहिए और उसके लिए मुझे खुद कुछ तैयारी करनी होगी। ध्रुव की छठी इंद्रिय संकेत तो सही दे रही थी, लेकिन वह वक्त अभी थोड़ा दूर था, लगभग 17-18 घंटे दूर। अरे वह क्या हो रहा है? नागद्वीप के सारे नाग एक साथ कहाँ जा रहे हैं? कालसर्पी मेरे गले को दबाए हुए है। मैं चिल्लाकर आवाज़ तो नहीं दे सकता, लेकिन मानसिक संपर्क करके नागों को यहाँ पर बुला अवश्य सकता हूँ। मैं अभी इनसे मानसिक संपर्क साधता हूँ। अरे मैं मानसिक संकेत नहीं भेज पा रहा हूँ। कालसर्पी मुझे मानसिक संकेत भेजने से भी रोक रही है। मैं अब तक इस बंधन से छूटने की हर संभव कोशिश कर चुका हूँ, पर यह कालसर्पी न तो मुझे विषपुंकार छोड़कर अपने शरीर पर पुते विशाला के विष को निष्क्रिय करने दे रही है और न ही मुझे सर्परूप में बदलने दे रही है। मेरी शारीरिक शक्ति भी इसे तोड़ने में विफल रही है। अब जब तक कोई रास्ता नहीं सूझता तब तक मैं यहीं पर बंधे रहने को विवश हूँ। और पास में ही उसकी ज़िंदगी के एक ढके छुपे रहस्य पर से पर्दा उठने जा रहा था। अरे यह मैं कहाँ आ गया हूँ? मैं तो समुद्र में था। एक दुष्ट तांत्रिक के वार ने मुझे मूर्छित कर दिया था। ओह, तो आप होश में आ गए वृद्ध हो, और आपकी बातों से स्पष्ट है कि आपकी स्मृति भी वापस आ गई है, परंतु यह एक गुप्त स्थान है। परंतु मैं आपको यह बताने में कोई नुकसान नहीं समझता कि इस वक्त आप नागद्वीप पर हैं, इच्छाधारी नागों का एक गुप्त आवास द्वीप। और हमें आपसे इस बात के लिए क्षमा भी मांगना है कि आप पर हमला करने वाला दुष्ट तांत्रिक भी हमारे नागद्वीप का ही एक इच्छाधारी नाग है। मैं कालदूत हूँ, इस गुफिया नागद्वीप का मुखिया मान सकते हैं आप मुझे। परंतु आपका यहाँ तक आने का क्या अभिप्राय था? यह तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा मान्यवर। मैं वेदाचार्य अंधा अवश्य हूँ, परंतु मेरे अंदर दूसरों के शरीर तरंगों को ग्रहण करने की अद्भुत क्षमता मौजूद है, और आपकी शरीर तरंगें मुझे इस बात का आभास दे रही है कि अभी आप थोड़े विचलित भी हैं और घायल भी। साथ ही साथ यहाँ कहीं भी आसपास से मुझे और किसी प्राणी के शरीर तरंगों का आभास नहीं हो रहा है। अभी अभी आपने बताया कि आप मुखिया हैं, यानी इस द्वीप पर कई और प्राणी वास करते हैं। वे सब कहाँ हैं और आप घायल क्यों हैं? अगर उचित समझे तो मुझे बताएं। महात्मा कालदूत यह तुरंत समझ गए कि अपनी याददाश्त वापस आते ही वेदाचार्य के मस्तिष्क के बीच की सारी यादें बीत चुकी है। विशाला से कालदूत के टकराव की याद भी उन्होंने वेदाचार्य को सारा घटनाक्रम समझा दिया, और सारे नाग उसी वस्तु की तलाश में गए हैं जिसे विशाला यहाँ से उठा ले गई है। परंतु ये आपकी चिंता का कारण तो नहीं हो सकता। नहीं वेदाचार्य, हमारी चिंता दूसरे कारण से है। हम इस वक्त द्वीप पर अकेले हैं और हमारी शक्तियाँ क्षीण हैं। अगर कहीं विशाला आ गई तो हम अकेले नागद्वीप की रक्षा नहीं कर पाएंगे। ओह, तब तो मेरे पास आपकी चिंता का समाधान है। मैंने अपने समय में कई तिलिस्मों की रचना की है मान्यवर। मैं इस द्वीप को अपने तंत्रों द्वारा इस प्रकार से सुरक्षित कर सकता हूँ कि बाहर का कोई भी व्यक्ति यहाँ द्वीप में घुस ही न सके। विशाला भी चूँकि बाहर की ही प्राणी है, इसलिए तब वह भी इस द्वीप में नहीं घुस पाएगी। शायद देवताओं ने ही आपको हमारी मदद के लिए भेजा है मान्यवर। अगर आप ऐसा कर सके तो नागद्वीप सचमुच सुरक्षित हो जाएगा। अब आप चाहें तो अपना काम तुरंत शुरू कर सकते हैं। वेदाचार्य ने नागद्वीप को सुरक्षित करने का काम शुरू कर दिया, और जब उनका काम समाप्त हुआ तो रात का धुंधलका धीरे धीरे घिरने लगा था। इच्छाधारी नागों की टोली राजनगर में आ पहुंची थी। राजनगर का चप्पा चप्पा छानकर अमर स्फटिक ढूंढने के लिए कड़ंच छनाक सोता हुआ राजनगर चौंक कर जाग उठा। एक अजीबोगरीब वाकया करवे रोड पे हो रहा है। मंत्री निवास में घुसे एक सांप को पकड़ने की जब कोशिश की गई तो वह आधा मानव और आधे सांप में बदल गया। वह वहां पर तोड़फोड़ कर रहा है। एरिया की सभी जिप्सी जीपें वहां पहुंचे। कड़ड़ड़ड़ड़ड़
दूरदर्शन पर स्पेशल लोकल बुलेटिन प्रसारित होने लगे। अब तक 16 स्थानों में ऐसे अजीब सांपों को देखे जाने का समाचार आए हैं, लेकिन हर मिनट नए स्थानों से भी ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। रात की गश्त पर निकले सुपर कमांडर ध्रुव की मोटरसाइकिल में लगा पुलिस बैंड ट्रांसमीटर की सूचना को ध्रुव तक पहुंचा रहा था। अचानक यह क्या होने लगा? इतने सारे सर्प मानव राजनगर में कहाँ से आ गए? मुझे नागराज की मदद लेनी होगी। भारती के जरिए नागराज को यहाँ पर बुलाया जा सकता है, लेकिन ध्रुव को भारती से कोई मदद नहीं मिली। मैं भी नागराज को ही ढूंढ रहा हूँ ध्रुव, लेकिन कल शाम से ही उसका कोई पता नहीं है। पर तुम चिंता मत करो, वह जहाँ पर भी होगा इस सूचना को सुनकर तुरंत राजनगर पहुँच जाएगा। ऑफ यह राजनगर, नागराज इस मुसीबत के समय कहाँ गायब हो गया? पांच खतरनाक नाग मिलिट्री बेस के आसपास तोड़फोड़ मचा रहे। सभी पुलिस वैन। ओह, इन्होंने मिलिट्री तक को नहीं छोड़ा। मुझे तुरंत मिलिट्री बेस पहुंचना होगा। मिलिट्री बेस में स्थिति सचमुच काफ़ी खतरनाक होने जा रही थी, क्योंकि नागद्वीप के सबसे जाबाज 5 सांप मिलिट्री बेस में स्फटिक खोजने आ पहुंचे थे। सरपराज, नागदेव, नागार्जुन, नागप्रीति, सिंहनाग। हमारा रास्ता छोड़ दो मानव, हम किसी को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, लेकिन हमारे पास थोड़ी बहुत तोड़फोड़ करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बहुत सुन ली तुम लोगों की बकवास। अब चुपचाप वहीं चले जाओ जहाँ से आए हो, वरना सीधे परमात्मा के पास भेज दिए जाओगे। दोनों पक्षों में से कोई भी एक पक्ष एक भी कदम पीछे हटने को तैयार नहीं था। इन पांचों के बारे में जानने के लिए पढ़े नगीना का जाल। इसलिए टकराव तो निश्चित ही था, और पहली बार नागों की तरफ से होना था, क्योंकि रास्ते की रुकावट तो उनको ही हटानी थी। बंदूकों गिराने का काम नागार्जुन की गांडी और सरफराज की गदा भूमंडा ने किया। उसके बाद तो कोई भी पीछे नहीं हटा। खशाक नागदेव ने अपनी दाढ़ी का भरपूर इस्तेमाल किया। मेरी दाढ़ी का शिकंजा तुझे बेहोश होने के बाद ही छोड़ेगा। और नागप्रीति ने बंदूकों और पिस्तौलों से अपने पेट को भरने का काम किया। कड़ंच। आहा, चलो अब इस फटिक को ढूंढें। महात्मा कालदूत ने हमें बताया है कि इस फटिक से 5 कदम के घेरे में आते ही हमको इस फटिक का आभास हो जाएगा। इसलिए जो भी चीज़ हमारा रास्ता रोके उसको हटा दो। किंतु सर्प मानव यह नहीं जानते थे कि इस वक्त वह सेना के इलाके में थे। इनको रास्ते से हटाना नहीं, हमको रास्ते से हटना नहीं, हटाना आता है सर्प मानव, क्योंकि हम सैनिक हैं, देश पर मर मिटने वाले सैनिक। फायर। तोप का गोला पांचों सर्प सैनिकों के चिथड़े उड़ा देने के लिए दगा तो जरूर, परंतु चिथड़े उनके नहीं बल्कि उनके पीछे वाली बाउंड्री वॉल के उड़ गए, क्योंकि उसी पल पांचों सर्प रूप में आ चुके थे। सर्प रूप को छोड़ने में उन पांचों को पल भर का वक्त लगा, और भूमंडा ने टैंक के टुकड़े कर दिए। कड़ाक कडम। क्रोधित नागार्जुन के बाण स्तब्ध सैनिकों के सिर उड़ा देने के लिए लपके, लेकिन रास्ते में ही रोक लिए गए। सुपर कमांडो ध्रुव सैनिकों के लिए भगवान का अवतार बनकर आ गया था। मैं नागराज का मित्र के नाते तुमसे यह तोड़फोड़ बंद करके मुझे यह बताने की विनती करता हूँ कि आखिर तुम यह सब क्यों कर रहे हो। हम विवश हैं ध्रुव, हम न तो यह तोड़फोड़ बंद कर सकते हैं और न ही तुमको कुछ बता सकते हैं। तो फिर मैं भी तुमको रोकने के लिए विवश हूँ, अगर प्यार से नहीं तो ताकत से। नागार्जुन के बाणों की गति की बराबरी करने वाला मानव साधारण नहीं हो सकता। कौन हो तुम? धम। मेरा नाम ध्रुव है नागमानव, और मैं नागराज का मित्र हूँ। नागराज को तुम अवश्य ही जानते होगे। तुम हमको रोकोगे? हम 5 पूरी पृथ्वी का अकेले सामना कर सकते हैं। तू पहले नागार्जुन के बाणों की वर्षा से बचकर दिखा, फिर बाकी 4 योद्धाओं से निपटने की सोचना। टंक 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 साए 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 साए। नाग यह नहीं जानते थे कि उनका सामना सुपर कमांडो ध्रुव से था, किसी मामूली मानव से नहीं। चलो
अलग अलग दिशाओं में फैलकर तलाशी चालू कर दो। इस दूध पीते बच्चे को नागार्जुन कुछ ही पलों में प्राणहीन कर देगा। लेकिन ध्रुव को प्राणहीन कर पाना इतना आसान नहीं था। ठन खट खट ठाक, ये टैंक की अब मोटे लोहे की चादर मुझे नागार्जुन के बाणों से ढाल की तरह बचाएगी भी, और इसके धनुष को तोड़ेगी भी। ठन्नाक, हा 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 हा। नागार्जुन के हाथों में अर्जुन का गांडीव है ध्रुव, ऐसे वारों से तो इस पर खरोंच तक नहीं आएगी। अब मैं तुझे दिव्य बाणों की शक्ति दिखाता हूँ। सबसे पहले देख व्यवास्त्र की शक्ति, जिसका तीव्र वायु शक्ति तुझे लट्टू की तरह नचा डालेगी। धम। और अब बच मेरे अग्नियास्त्र से। फशाक। ऐसे 2-3 और तीरों से तो मेरी जीवन नैया भवसागर को पार कर जाएगी। इसके अस्त्रों को बेकार करना पड़ेगा। इस पौराणिक धनुष गांडी पर तो शायद एटम बम भी असर न करे, लेकिन एक चीज़ है जिस पर मैं वार करने की कोशिश कर सकता हूँ। अरे तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। मैं तुमको बता चुका हूँ कि तेरा कोई भी हथियार मेरे धनुष पर बेकार है। धनुष पर तो मैं वार कर भी नहीं रहा हूँ नागार्जुन। मेरा निशाना तो तेरे धनुष की डोरी है, और जब तक तुम धनुष पर दूसरी डोर चढ़ा पाओगे तब तक मैं तुमको बेहोशी की दुनिया पहुंचा दूंगा। नाजुक स्थान पर हुए वार को नागार्जुन सह नहीं सका। यह धनुर्धारी नाग तो गया, अब जरा दूसरों की भी खबर ली जाए। सरफराज की गदा भूमंडा अपना कहर बरसा रही थी। यह मशीनी यंत्र हटाकर देखा जाए, शायद स्फटिक यहीं कहीं पर हो। कड़ाक। नहीं, मुझे आभास नहीं हो रहा है कि स्फटिक यहाँ पर है। धम। तूने सरफराज पर पैर उठाने की जुर्रत की, जिसकी गदा भूमंडा पहाड़ों को भी चूर चूर करके रेगिस्तान में बदल सकती है। तो सोच कि ये तेरे शरीर का क्या हाल करेंगे। ओह, इसकी गदा तो बहुत तेज़ गति से मेरी तरफ आ रही है। मुझको आखिरी वक्त तक इंतज़ार करना होगा ताकि मैं इस प्रलंकारी गदा के रास्ते से अलग हट सकूं। कड़ाक। ध्रुव तो गदा के रास्ते से अलग हट गया, लेकिन गदा पीछे की चार दीवारी को तोड़ती हुई वापस सरफराज के हाथ में जा पहुंची। और इसकी गदा तोड़फोड़ करके वापस इसके हाथ में पहुंच जाती है। यह इस शक्ति को अपनी ताकत समझता है, लेकिन मैं इस ताकत को इसकी कमजोरी बना सकता हूँ। बड़ा कच्चा निशाना है तुम्हारा सरफराज, फिर से कोशिश करके देख लो। इस बार तेरा सिर फूटने से नहीं बचेगा ध्रुव, ले संभाल। सरफराज की गदा इस बार ध्रुव के गर्दन को छूती हुई निकली। खशाक। इस बार अगर मैं चूक गया तो अगला बार मेरी खोपड़ी को कुचल ही डालेगा। गदा मुझ पर वार करने के बाद वापस सरफराज की तरफ बढ़ रही है। अब अगर मैं स्टार लाइन को इसमें फंसा कर इस गदा को एक ऐसा झटका दे दूं कि इसके हाथ की तरफ बढ़ती गदा इसके मुंह से जा टकराए, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। मेरा काम बन जाएगा। धड़ाक। उसकी आवश्यकता नहीं है बच्चे। सरफराज की चीख सुनकर नागदेव और नागप्रेती आ गए हैं, और हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गरुड़ दंड, मार इसको। बन गया काम। सरफराज अपनी ही गदा का वार सह नहीं सका। अब जरा बाकी तीनों का हालचाल ले लिया जाए। नागदेव का आदेश मिलते ही गरुड़ दंड ध्रुव पर टूट पड़ा। तड़ाक धड़ खट। लेकिन ध्रुव के एक सटीक दांव ने तड़ाक गरुड़ दंड को उसके जूते के नीचे ला पटका। ओह, चाल तो अच्छी तरी है तूने, लेकिन गरुड़ दंड को तेरे संसार की कोई भी शक्ति ज़्यादा देर तक रोक कर नहीं रख सकती। मेरे संसार की न सही, लेकिन अब तुम्हारे संसार की शक्ति तो इस दंड को दबा सकती है, जैसे ये भूमंडा गदा। ओह, बड़ी भारी है ये गदा। मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके भी इस गदा को जरा सा ही हिला पा रहा हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा की ज़रूरत मुझे है भी नहीं। ध्रुव ने भूमंडा गदा को खींचकर गरुड़ दंड को उसके नीचे दबा दिया। ओह, गरुड़ दंड अब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन नागदेव की दाढ़ी से तू बच नहीं सकता।
नागदेव का यह भ्रम जल्दी ही दूर हो गया। ओह, मेरी दाढ़ी तो इस लड़के को नहीं बांध पाई, उल्टे इसने मेरी दाढ़ी में गांठ लगा दी। यह ऐसे काबू में नहीं आएगा। तू इसको अपनी दाढ़ी से मेरी तरफ धकेल और मैं इसको खा जाऊंगा। वैसे तो मैं किसी को भी अपनी बाहों में दबोच शरीर में समाकर खाया करता हूँ, लेकिन इसको मैं अपने मुंह से खाऊंगा ताकि इसका स्वाद लेकर खाया जा सके। बस मुंह से खाने में एक ही समस्या है कि जब तक मैं मुंह से खाए जाने वाली चीज़ को पूरा न खा लूँ तब तक रुक नहीं सकता। खैर, रुकने की ज़रूरत भी क्या है, इसको तो मैं बिना रुके ही खाना पसंद करूँगा। आजा आजा। ये नागप्रेती तो सचमुच खतरनाक लग रहा है। ये जो कर रहा है वो कर भी दिखाएगा। इससे बचने का एक ही तरीका है कि मैं नागदेव और नागप्रेती को आपस में ही उलझा दूँ। आजा आजा। ध्रुव ने नागदेव की दाढ़ी को नागप्रेती के खुले मुंह में डाल दिया। नागप्रेती बिना कुछ सोचे समझे नागदेव की दाढ़ी को निगल गया। अरे ये तूने क्या किया नागप्रेती? यह दाढ़ी भी मेरे शरीर का ही एक हिस्सा है। अब जब तक तू मुझे पूरा नहीं खा जाता तब तक नहीं रुक सकता है। तुझसे बचने का एक ही रास्ता है, मैं दाढ़ी को भी बढ़ाता जाऊँ, क्योंकि मेरी दाढ़ी को तो किसी भी चीज़ से काटा नहीं जा सकता और मैं गड़ब खाता ही जाऊँ। घटक, इस लड़के ने किस मुसीबत में फंसा दिया। घटक, अब मैं तुम्हारे आखिरी बचे साथी से निपटने जा रहा हूँ, तब तक तुम इस मुसीबत से बचने का रास्ता सोच लो। नागप्रेती और नागदेव को तो बचने का कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कहीं और किसी और के दिमाग में आशा की किरणें कौंधने लगी थी। ओह, विशाला मुझे बांधते वक्त एक चीज़ को तो भूल गई, समुद्र में रात के वक्त उठते ज्वार भाटे को। इस वक्त ज्वार भाटा आया हुआ, इस समुद्र का पानी कुछ ही पलों में मेरे नज़दीक आ जाएगा, कुछ ही कदम की दूरी पर। इस वक्त अगर मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके इस पेड़ को जड़ से ही उखाड़ लूँ, तो मैं इस भारी भरकम वजन को लेकर कुछ कदम चलकर समुद्र के पानी तक पहुंच सकता हूँ। और ज्वार भाटे के कारण तेजी से घटता बढ़ता यह पानी मेरे शरीर पर पुते विशाला के विष को धो डालेगा। छप्पाक। और देव कालजयी से प्राप्त शरीर में वास करने वाले विशेष नागफनी सर्प मेरे शरीर से बाहर आकर मुझे काल सर्पी से छुटकारा दिला देंगे। नागराज के शरीर से निकले नागफनी सर्प काल सर्पी पर चारों तरफ से टूट पड़े और विशाला की विपरीत शक्तियों से युक्त होने के कारण कालसर्पी इस हमले के सामने ज़्यादा टिक नहीं पाया। शीघ्र ही नागराज आजाद था। अब मुझे जल्दी से जल्दी नागद्वीप पहुंचकर इस बात का पता लगाना होगा कि आखिरकार नागद्वीप के सारे इच्छाधारी सर्प कहाँ गए हैं। लेकिन नागद्वीप में एक आश्चर्य नागराज का इंतजार कर रहा था। अरे यह क्या, मैं नागद्वीप में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ। कोई शक्ति मुझे अंदर घुसने से रोक रही है। नागराज भी चूंकि नागद्वीप के लिहाज से बाहरी व्यक्ति था, इसलिए वेदाचार्य का तिलिस्म उसे भी रोक रहा था। पसीने पसीने होने के बाद नागराज को नागद्वीप में घुसने का ख्याल छोड़ ही देना पड़ा। अब यह कैसे पता चलेगा कि नागद्वीप के सारे नाग कहाँ गए हैं? एक तरीका है, नागानंद, मेरे शरीर में वास करने वाले नागों का भूतपूर्व सेनापति, जिसको मैंने नागद्वीप छोड़ते वक्त गुप्त रूप से यहाँ पे छोड़ दिया था, उससे मानसिक संपर्क करके सारी बातों का पता चल सकता है। नागानंद इस वक्त 3 जवाजों से एक साथ जूझ रहा था। कमांडो कैडेट करीम, पीटर और रेणु से कमांडो फोर्स के हेडक्वार्टर में। इनमें से तो एक से भी अकेले निपट पाना मुश्किल काम है, फिर ये 3-3 है। बगैर विषनखों का इस्तेमाल किए काम नहीं चलेगा। खशा ओ, इसने रेणु को अपने नाखूनों से खरोच मार दी है।
ये नाखून जरूर विषैले होंगे करीम, इस पर जल्दी काबू पाने की कोशिश करो वरना रेणु को हम अस्पताल नहीं ले जा पाएंगे। पिछले 2 मिनट से यही तो कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो कैमरा ऑटो पर सेट करके अपने तीनों की ग्रुप फ़ोटो खींचने जा रहा था, पता नहीं ये रंग में भंग कहाँ से आ गया। धड़ाक। अरे कैमरा, शायद कैमरा ही हमारी कुछ मदद कर सके। धड़ाक। कैप्टन ने हमको यही तो सिखाया कि लड़ाई में अक्सर तिनके का भी इस्तेमाल भी दिमाग लगाकर किया जाए तो तलवार से ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। करीम के लिए अभी काम और आसान होने वाला था क्योंकि नागानंद का दिमाग कहीं और व्यस्त होने वाला था। नागानंद, तुम कहाँ हो? नागराज, हम बड़ी मुसीबत में हैं। नागराज, तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी से जल्दी राजनगर पहुँच जाओ। हम यहाँ पर। ओह। करीम ने इसी वक्त कैमरे का फ्लैश बटन दबा दिया और तेज रोशनी का झमाका नागानंद की आंखों में तीर की तरह चुभा। उसकी आंखें कुछ पलों के लिए बेकार हो गईं और इन पलों में पीटर और करीम ने उसको बेदम कर दिया। धड़ाक ताड़। घायल नागानंद के पास सर्प रूप में भागने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन बीच में मानसिक संपर्क टूटने से नागराज थोड़ा चिंतित अवश्य हो गया था। मुझे जल्दी राजनगर पहुंचाओ मेरे नागो, जरूर कोई बड़ी मुसीबत अपने पंख फैला रही है। मुसीबत आई तो थी, लेकिन इस मुसीबत का शिकार ज़्यादातर मानव ही बने थे। भयानक रूप वाले सर्प हर स्थान पर अपना आतंक फैलाए हुए थे, लेकिन कुछ स्थानों पर कुछ जाबाज मानव सर्पों का भी मुकाबला कर रहे थे। अब भी वक्त है, विसर्पी के रास्ते से हट जा। मैं वादा करती हूँ कि मैं कोई नुकसान नहीं करूँगी। पहली बात तो चंडिका किसी के सामने से हटती नहीं, और दूसरी बात है कि नुकसान तो तुम कर ही चुकी हो। इस मिल के सारे कर्मचारी तुमसे डरकर भाग चुके हैं। काम बंद होने से लाखों का नुकसान हो ही चुका है। अब रहा तुम्हारा वादा तो उस पर मुझे भरोसा है नहीं। वैसे भी सांपों का क्या भरोसा। भरोसा तो ज़िंदगी का भी नहीं होता। लड़की मौत का क्या भरोसा है, न जाने कब आ जाए। ओह, यह तो सर्प रूप में बदलकर मुझे काटने के लिए लपक रही है। यह फुर्तीली भी बहुत है। इसकी फुर्ती को कम करना होगा और यह काम पेंट स्प्रे करेगा। इस स्थिति के लिए मैं तैयार होकर ही आई थी। भला हो टीपी वालों का, जिन्होंने इन नागों के बारे में काफ़ी जानकारी हमको दे दी थी। फिर मुझे मानव रूप में आना पड़ेगा। ओह, इस लड़की ने मेरे आँखों को पेंट से ढक दिया है। इसको तो मैं अपने विष से साफ कर ही लूँगी, लेकिन इस दौरान इस बात का इंतजाम करना होगा कि यह मुझ पर हमला न कर सके। फू। विसर्पी का शरीर मानव रूप में आकर अपनी एड़ियों पर लट्टू की तरह गोल गोल नाचने लगा और साथ ही साथ उसके मुंह से विष फुंकार भी छूटने लगी। मर गए। इस विषैले वातावरण को पार करके इस तक पहुंचना असंभव है, लेकिन फिर भी मुझे अपनी सांस रोककर इस पर इसी बीच में हमला कर देना होगा, क्योंकि इस समय इसको मुझसे हमले की उम्मीद भी नहीं होगी। विसर्पी इस अचानक हुए वार से लड़खड़ा तो जरूर गई, लेकिन तुरंत संभल ही गई। हुई करारा वार था। यह नागिन तो जूडो कराटे भी जानती है। तड़ाक। सांप भी आजकल काफ़ी एडवांस हो गए हैं, जूडो कराटे की कोचिंग करने लगे हैं। यानी ये लड़ाई ज़्यादा देर चली तो मेरे पिट जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि शारीरिक शक्ति में यह मुझसे दुगनी या तिगुनी तो है ही। इसलिए अब अपने लेटेस्ट आविष्कार की टेस्टिंग का समय भी आ गया लगता है। इस नर डिसरप्टर यानी स्नायु तंत्र विनाशक को मैंने सांपों के स्नायु तंत्र को अनियंत्रित करने को ध्यान में रखकर बनाया है। इसकी टेस्टिंग करने का मौका मुझे मिल ही नहीं पाया, क्योंकि कहीं पर कोई सांप मिला ही नहीं। अब अगर यह मुझे धोखा दे गया तो समझो मेरी ज़िंदगी हमको धोखा दे गई। चंडिका ने धड़कते दिल के साथ नर डिसरप्टर का बटन दबाया और विसर्पी की चीख ने उसके दिल को ठंडक पहुंचा दी। याओ। नर डिसरप्टर ने चंडिका को धोखा नहीं दिया। विसर्पी के सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा था। ओह, मेरी नस नस में सुइयां सी चुभती महसूस हो रही है। इस बार का मेरे पास कोई काट नहीं है। फिलहाल तो मुझे सर्प रूप में यहाँ से निकल लेना चाहिए, या हुआ माड़ा पापड़ वाले को।
अब तो मैं राजनगर में घूम रहे सारे सांपों को भगा दूंगी। चंडिका की तरह कहीं और ध्रुव भी अपने तरीके से इच्छाधारी सर्पों को रोक रहा था। सिंहनाग के सामने आकर तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल की है ध्रुव, क्योंकि सिंहनाग के पंजे का एक ही बार तेरी खोपड़ी को खोल देगा। जरूर खोल देगा, लेकिन अगर यह मेरी खोपड़ी तक पहुंच पाए तो उससे पहले मैं तुम्हारा मुंह यह जानने के लिए खुलवा लूंगा कि आखिर तुम नाग आए कहाँ से हो और राजनगर में तोड़फोड़ क्यों कर रहे हो। तड़ाक। मुझे आभास हो रहा है कि ये नाग शहर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। मेरे वार से क्रोधित होकर सिंहनाग अब मुझ पर जरूर कूदेगा। गर्र। और उसी पल मैं मेनहोल का ये ढक्कन हटा लूँगा ताकि सिंहनाग कुछ समय तक सीवर भूल भुलैया की सैर करे। अरे यह तो बच गया। सिंहनाग न सिर्फ गिरने से बचा, बल्कि उसने पलक झपकते ही ध्रुव पर हमला भी कर दिया। धड़ाक। लेकिन इससे पहले कि सिंहनाग ध्रुव को कोई नुकसान पहुंचा पाता, वह बंधनों में जकड़ गया। ओहो, ये सांप यानी राजनगर को बचाने आ गया है। नागराज, यह तुम क्या करने जा रहे थे सिंहनाग? मेरे सबसे घनिष्ठ मित्र पर वार करने जा रहे थे? क्यों? मैं बताता हूँ नागराज। नागानंद, तुमसे मेरा मानसिक संपर्क बीच में ही टूट गया था। इधर आओ नागराज। जो कुछ मैं तुमको बताने वाला हूँ वह अत्यंत गोपनीय है। नागानंद से घटनाक्रम सुनकर नागराज की आंखें फैलती चली गई। और वह स्फटिक अगर कुछ घंटों में न मिला तो नागदीप नष्ट हो जाएगा। इतनी जल्दी स्फटिक ढूंढने के कारण हमको यह तरीका अपनाना पड़ रहा है नागराज। ओह, विशाला से तो मैं टकरा चुका हूँ। विशाला से तो मैं भी टकरा चुका हूँ। वह सचमुच बहुत खतरनाक है। मैं स्थिति की गंभीरता से समझ रहा हूँ। मानव को इस खोज में कुछ असुविधा जरूर हो रही है, पर जब तक किसी मानव की जान न ली जाए तब तक मैं इच्छाधारी नागों के साथ हूँ, क्योंकि सिर्फ मानव की असुविधा के कारण मैं सभी इच्छाधारी नागों की बलि नहीं चढ़ाने दे सकता। और फिर अच्छा हुआ तुम वक्त पर आ गए नागराज। अब इन नागों को यह तोड़फोड़ रोकने का आदेश दो। मुझे खेद है ध्रुव, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बल्कि ये नाग जो कर रहे हैं उनको करने दो, वरना इन नागों के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। ऐसा क्या हो गया है? मामला क्या है आखिर? यह मुझे भी तो पता चले। यह मैं तुमको बता सकने में असमर्थ हूँ ध्रुव। अगर मैंने ध्रुव को स्फटिक के विषय में बताया तो मुझे नागदीप का जिक्र भी करना पड़ेगा, और नागदीप का जिक्र मैं किसी भी बाहरी व्यक्ति से नहीं कर सकता, चाहे वह ध्रुव जैसा सच्चा व्यक्ति ही क्यों न हो। मैंने राजनगर की रक्षा का व्रत लिया है नागराज। मैं नागों को तोड़फोड़ और आतंक फैलाने की इजाज़त नहीं दे सकता। इन भयंकर नागों को रोकने की कोशिश मत करो ध्रुव, वरना प्रलय आ जाएगी। तुम ना तो नागों को तोड़फोड़ करने से रोक रहे हो, न ही उनको ऐसा करने का कारण बता रहा हो, और न ही तुम उनके ऐसा करने का कारण बता रहे हो। हम मानव ने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। हम इन नागों को रोक कर ही रहेंगे, और अगर ऐसा करने से प्रलय आती है तो आ जाए। इन नागों को रोकने से पहले तुमको मुझसे टकराना पड़ेगा ध्रुव, नागराज से और नागराज की सर्प सेना से। मुझे एक ख्याल आया तो था कि नागराज से कभी न कभी मुझे टकराना पड़ सकता है, परंतु वह समय इतनी जल्द आ जाएगा यह मैंने नहीं सोचा था। अच्छा हुआ कि मैंने नागराज की शक्ति काट सोच करके रखे हुए थे। रात के सन्नाटे को चीरती हुई पेड़ की ऊंची ऊंची शाखों से जा टकराई, और उन शाखों पर सो रहे गिद्ध और चील इस पुकार को सुनकर ध्रुव की मदद के लिए उतर आया। कुछ मिनटों के लिए पक्षियों का पलड़ा भारी रहा, लेकिन नागों की तादाद सैकड़ों में थी और पक्षियों की दर्जनों में। नाग आखिरकार ध्रुव को अपने बंधनों में कैद कराने में सफल हो गए। अब तुम इन बंधनों से बाहर तभी निकल पाओगे ध्रुव जब मैं चाहूँगा। तब तक तुम इस वीराने में आराम करो। मेरी चिड़ियों वाला वार कुछ खास काम नहीं है। नागराज बहुत शक्तिशाली है, मेरा इसे जीत पाना असंभव है।
नागराज को सिर्फ ऐसे किसी हमले से हराया जा सकता है जिसको उसकी उम्मीद न हो। जैसा आज तक नागबंधनों में बंधने के बावजूद भी किसी ने नागराज पर पलटकर हमला नहीं किया होगा। तड़ाक। नागराज पल भर के लिए चकित रह गए, लेकिन तुरंत ही संभल गया। तुमको रोक सकने का एक ही तरीका है ध्रुव, तुमको बेहोश कर देना। ध्रुव नागराज की शक्ति के बारे में अच्छी तरीके से जानता है। तड़ाक। इसलिए वह नागराज के फुर्तीले वारों से बचने के लिए अपने सारे अनुभव और पूरी फुर्ती का इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि एक भी सटीक वार ध्रुव के शरीर पर पड़ने का मतलब था अगले ही पल बेहोशी की दुनिया की सैर। धम। परंतु नागराज के पास किसी की बेहोशी को दुनिया पहुंचाने के और भी तरीके थे। फू। विस्फुंकार का असर होने में सिर्फ 1 ही मिनट का समय लगा। ओह, विस्फुंकार! तो नागराज ने अपना वह वार कर ही दिया जिसका मुझे डर था। खौं खौं। यह तो जल्दी ही बेहोश हो गया। वैसे भी मैंने विस्फुंकार की उतनी ही मात्रा का प्रयोग किया था जो इसे बेहोश कर सके, मार न डाले। लेकिन फिर भी मैं इसके सर्प बंधनों को नहीं हटाऊंगा। ध्रुव के दिमाग का कोई भरोसा नहीं है। जब तक ध्रुव बेहोश है तब तक मैं इच्छाधारी सर्पों की स्फटिक ढूंढने में मदद करूँ और अपने शरीर में वास करने वाले सर्पों को राजनगर में फैला देता हूँ। अगर इनको कहीं पर स्फटिक नजर आया तो ये मुझको सूचित कर देंगे। नागराज अपने शरीर से नागों को निकलने में व्यस्त हो गया और उसकी व्यस्तता एक आश्चर्यजनक घटना से टूटी। ओह, ये क्या! एक साय ने नागराज के बाजुओं को फुर्ती से पकड़कर मरोड़ दिया और कुछ समझ पाने से पहले नागराज हथकड़ियों में खड़ा था। ओह, स्टार कप्स! यानी ध्रुव आज़ाद हो गया है। ठीक समझे नागराज, और इन स्टार कप्स को तोड़ने की कोशिश मत करना। इसको तुम्हारी शक्ति को ध्यान में रखते हुए टाइटेनियम धातु का बनाया गया है। लेकिन तुम बेहोश थे, फिर भी उस सर्प बंधनों से तुम आज़ाद कैसे हो गए? मैं प्राणायाम के द्वारा 5 मिनट तक सांस रोक सकता हूँ। तुम्हारे विस्फुंकार छटने तक मैं सांस रोके हुए था और फिर जैसे तुम मुझे सर्प छोड़ने के लिए मुड़े, मैं पास ही बने स्विमिंग पूल की तरफ लपक गया। ये तो जाहिर था कि तुमने मुझे बांधने के लिए किसी भी जल सर्प का इस्तेमाल नहीं किया होगा, क्योंकि इसलिए स्विमिंग पूल में डूबते ही सारे सांप तड़प कर मेरे शरीर से अपने आप अलग हो गए और मैं आज़ाद हो गया। आज़ाद होते ही मैं अपनी थोड़ी दूर पर खड़ी मोटरसाइकिल से ये स्टार कप्स और 1-2 चीज़ें और निकाल लाया, जिनको मैंने ऐसे ही मौके के लिए तैयार रखा था। जैसे ये बॉन्डेड टेप जो तुम्हारे मुंह से विस्फुंकार को निकलने नहीं देगा। हालांकि मैं जानता हूँ कि इनसे तुमको आज़ाद होने में कुछ ही पलों का समय लगेगा, लेकिन उतनी ही देर में मैं सिंहनाग को ढूंढकर काबू में कर लूँगा। लेकिन तभी सिंहनाग की तलाश में बढ़ते ध्रुव के कदम एक आवाज़ सुनकर ठिठक गए। अरे, ये बिसंधर ने हमें कहाँ फंसा दिया। स्फटिक चुरा कर छुपाया भी तो ऐसी खतरनाक जगह पर। कहीं और छिपाता तो न तो हम उस लड़के से टकराते, नहीं इस मुसीबत में फंसते। अरे, तेरा क्या जा रहा है? अब मुसीबत में तो मैं हूँ। अब एक तो तेरी दाढ़ी का स्वाद बहुत ख़राब है और दूसरा इसको खाते खाते मेरा पेट फटा जा रहा है। ध्रुव के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। विसंधर और स्फटिक, यह तो वही नाग जैसा आदमी लगता है जिससे मैं कल रात को टकराया था। कहीं ये नाग उसी को तो नहीं ढूंढ रहे हैं। मुझे तुरंत उस मणि को ढूंढकर लाना होगा, क्योंकि अगर नागों को वह मणि चाहिए तो मणि मेरे पास होने की स्थिति में ये मेरी बात मानने पर विवश हो जाएंगे और मैं राजनगर में फैल रहे आतंक को ख़त्म कर पाऊंगा। नागराज की तीक्ष्ण दृष्टि से यह दृश्य बच नहीं सका। यह क्या! यह क्या! ध्रुव तो सिंहनाग की विपरीत दिशा में जा रहा है।
जरूर इनके दिमाग में कोई नई नई योजना आ रही है जो नागों के लिए खतरनाक हो सकती है। मुझे इसके पीछे जाना चाहिए। उसके लिए मुझे तुरंत इन बंधनों से आज़ाद होना पड़ेगा। यह काम मैं सर्परूप में आकर ही कर सकता हूँ। इच्छाधारी शक्ति ने नागराज को उसके बंधनों से मुक्त कर दिया और नागराज फिर से अपने वास्तविक रूप में आकर ध्रुव के पीछे लग गया, एक अधूरी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। और इसी वक्त नागद्वीप में भी एक अधूरा काम पूरा किया जा रहा था, और यही पता करने मैं नागद्वीप की तरफ आ रहा था। ओह, यानी जिस शिशु को देव कालजयी ने नागद्वीप पर लाने का आदेश दिया था और जो 40 वर्ष तक नागद्वीप में सुषुप्त अवस्था में रहा, वह नागराज ही था। हाँ मान्यवर, मेरी और आपकी जानकारी मिलाकर तो यही निष्कर्ष निकलता है। यह तो एक बड़ी दुविधा का कारण हो गया वृद्धवर। नागराज के द्वारा नागद्वीप का सम्राट बनने के प्रस्ताव को ठुकरा देने से नागद्वीप की जनता नागराज से क्रुद्ध है। परंतु यह रहस्य जानकर और यह जानकर कि नागराज देव कालजयी के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ है, सारे नागराज को सम्राट मानने के लिए विवश हो सकते हैं। वैसे भी यह सभी जानते हैं कि विसर्पी के पिता महाराज मणिराज उस शिशु को गोद लेकर वारिस बनाना चाहते थे। इसलिए इस समस्या से बचने का एक ही रास्ता है कि फिलहाल ये बात किसी को भी न बताई जाए, नागराज को भी नहीं। वैसे तो नागराज हर प्रकार से नागद्वीप सम्राट बनने के योग्य है, पर वह यहाँ पर रहना नहीं चाहता, और यही नागों के असंतोष का कारण है। नागराज को पहले नागों का दिल जीतना होगा, और इसमें मैं नागराज की मदद करूँगा। सबसे पहले मैं नागराज को नागद्वीप में आने जाने की इजाज़त दे दूँगा, ताकि वह अन्य इच्छाधारी सांपों के साथ घुल मिलकर उनके दिलों में जगह बना सके। बाकी काम नागराज को स्वयं ही करना होगा, और तब तक यह रहस्य हमारे बीच में ही रहेगा। ध्रुव इस दौरान स्फटिक की तलाश में समुद्र का पानी छान रहा था। मुझे वह जगह ठीक से याद नहीं जहाँ स्फटिक गिरा था, लेकिन इस डॉल्फिन को जरूर वह जगह याद होगी, और यही मुझे उस स्थान तक लेकर जाएगी। डॉल्फिन ने ध्रुव को धोखा नहीं दिया। ओह, यही है वह चट्टान का समूह जहाँ पर स्फटिक गिरा था और जहाँ से विशंधर गायब हो गया था। स्फटिक यहीं कहीं पर होगा, और रात के अंधेरे में स्फटिक की चमक की मदद से उसको ढूंढने का कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। और अगले ही पल और यही मुझे उस स्थान तक लेकर जाएगी। डॉल्फिन ने ध्रुव को धोखा नहीं दिया। यही है वह चट्टानों का समूह जहाँ पर स्फटिक गिरा था, जहाँ से विशंधर गायब हो गया था। स्फटिक यहीं कहीं पर होगा, और यहीं पर उसका पूरा बदन ही हवा में उड़ गया। कड़क। ध्रुव ने स्फटिक को ढूंढने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाया, और यह रहा वह स्फटिक। ध्रुव ने स्फटिक को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, और एक तेज तांत्रिक प्रहार से उसका पूरा बदन ही उड़ गया हवा में। कड़क। तूने स्फटिक को नहीं, अपनी मौत को ढूंढ निकाला है लड़के। आह, तुम कौन हो, और ये स्फटिक ले जाने से मुझे रोकना क्यों चाहती हो? तेरी मौत की देवी को विशाला कहते हैं लड़के, और यह स्फटिक मेरी संपत्ति है। इसको यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। तो यह चिंता छोड़। परंतु अगर मैं यह स्फटिक राजनगर नहीं ले गया, शायद मेरा शहर तबाह हो जाएगा। तो यह चिंता छोड़ दे लड़के, क्योंकि मैं तुझे वैसे भी ज़िंदा वापस नहीं जाने दूंगी, ताकि तू किसी और को जाकर यह बता ना सके कि स्फटिक कहाँ पर है। तुम्हारी इस बात से
मुझे शक हो रहा है कि यह स्फटिक तुम्हारा है। अगर यह स्फटिक तुम्हारा ही होता तो तुम चोरों की तरह यहाँ पे छिपने बैठी होती। और रात में उम्र घूम रहे तमाम नाग इसी स्फटिक की खोज में भटक न रहे होते। यह स्फटिक लेकर मेरे साथ नागों के पास चलो, एक पल में सारा फैसला हो जाएगा। तू समझ नहीं पा रहा है मानव कि तू किससे बात कर रहा है। विशाला अगर जोर से सांस भी छोड़ दे तो सैकड़ों मानव प्राण त्याग लेंगे। तू मरेगा तो अवश्य, परंतु तुझे मारने में मैं अपनी कीमती तंत्र शक्ति व्यर्थ नहीं करना चाहती। इसकी मुझे आवश्यकता पड़ सकती है। जा, मैंने तुझे अपने स्वान दंश के हवाले किया। मेरी अगला वाल ध्रुव ने फुर्ती से बचाया और इसके साथ ही हमला भी कर दिया। स्वान दंश पल भर के लिए चक्कर आ गया और इसी पल के दौरान ध्रुव ने स्वान दंश की गर्दन को जकड़ लिया। लेकिन ध्रुव स्वान दंश की गर्दन को ज़्यादा देर तक नहीं दबाए रख सका कि उसका दम घुट सके। तड़ाक! क्या हूँ, मुझे इसको काटने से रोकना होगा, क्योंकि मुझे 100% यकीन है कि सांपों की तरह इसके दांतों में भी विष होगा। लेकिन मैं इससे बचूंगा भी कब तक? देर सवेर तो यह मुझको काट ही खाएगा। इसको रोकने का तो कोई तो तरीका है यह डॉल्फिन मछलियाँ आपस में संकेत भेजने के लिए अल्ट्रासोनिक सी ध्वनि का इस्तेमाल करती है और कुत्तों जैसे जानवरों को यह अल्ट्रासोनिक ध्वनि सुनाई भी देती है और परेशान भी करती है। यह स्वान दंश में मूल रूप से कुत्ता ही है। देखें कि इस पर यह अल्ट्रासोनिक ध्वनि का असर होता है या नहीं। डॉल्फिन ध्रुव की बात तुरंत समझ गए। अगले ही पल डॉल्फिन के मुंह से निकले अल्ट्रासोनिक सीटी स्वान दंश के कानों से होते हुए उसके दिमाग में नस्तर की तरह चुभने लगे। और स्वान दंश चीख उठा। उसके सोचने समझने की क्षमता गुम हो गई और उसी पल ध्रुव चीख उठा। स्टारलाइन स्वान दंश की गर्दन से आ लिपटी। क्याऊ! और तड़ाक! और एक तगड़ी किक से स्वान दंश का शरीर हवा में झूल गया। विशाला यह अनहोनी देखकर पागल हो उठी। फू! स्वानदंश तुझे नहीं खा पाए, बल्कि तूने ही स्वानदंश को ख़त्म कर दिया। तू तो इच्छाधारी नागों से भी ज़्यादा खतरनाक है। अब मैं तुझे बचने का कोई मौका नहीं दूंगी। विशाला ने अपनी विष की एक भयंकर फुंकार ध्रुव पर छोड़ दी, जो सैकड़ों लोगों को मारने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन शायद ध्रुव की जीवन रेखा अभी शेष थी। फुंकार ध्रुव तक पहुँचने से पहले ही रोक दी गई। यह क्या? यहाँ पर मेरी मदद करने को कौन आ रहा है? आने वाले को देखकर दोनों के मुंह से एक ही बात निकली। नागराज, शुक्र है भगवान का कि तुम मेरे हथकड़ियों से जल्दी आज़ाद हो गए, वरना मेरी आत्मा इस शरीर से आज़ाद हो चुकी होती। नागराज, तू मेरी कैद से कैसे आज़ाद हो गया और फिर यहाँ तक कैसे पहुँच गया? आज़ाद कैसे हो गया ये तो जाने दो विशाला, लेकिन यहाँ तक मैं इसलिए पहुँच गया क्योंकि शायद ऊपर वाले ने तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। तेरे विष शरीर में आम सर्पों के विष का विपरीत विष है। आज मैं तेरे सारे जहर को अपने पूरे जहर का इस्तेमाल करके काट दूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। जान तो तेरी भी जाएगी नागराज, और इस लड़के के भी, क्योंकि विशाला का सिर्फ विष से ही नहीं बल्कि उसकी शक्तियाँ भी तुम्हारी शक्तियों के विपरीत हैं। जैसे ऋण विद्युत का यह तड़ित गोलक, यह इतनी बिजलियाँ गिराएगा तुम दोनों पर कि यहाँ पर तुम्हारे शरीर नहीं, उनकी राख ही बचेगी। नागराज और ध्रुव के बदन थरथरा उठे। आह, इन बिजलियों से तो बचा ही नहीं जा सकता। चाहे कितनी भी फुर्ती दिखा लो, इनको अपने ऊपर गिरने से रोकना होगा। पर कैसे? आसमान से गिरती बिजली को तो हम तड़ित चालक के जरिए रोक लेते हैं, क्योंकि तड़ित चालक की धातु के नुकीले सिरे गिरती बिजली को अपने पास खींच लेते हैं।
लेकिन यहाँ पर तो कोई तड़ीक चालक नहीं। बन गया काम। अब मुझे किसी तरह नागराज के पास पहुँचना चाहिए। ध्रुव अपनी इच्छा शक्ति बटोर कर किसी तरह से नागराज तक पहुँचा और उसी पल उसने बेल्ट खोलकर स्टार बकल का नुकीला सिरा हवा में ऊपर करके बकल चट्टान पर रख दिया और बिजलियां धातु के नुकीले सिरे पर गिरकर चट्टानों में समाने लगी। बिजलियों का रुख मुड़ते ही बाकी का काम नागराज के नागों की विष ने कर दिया। आह, इस विष से तो जलन हो रही है। मेरा विष तेरे विष का विपरीत भी है और भयंकरता में तेरे विष से कम नहीं। तूने एक इच्छाधारी गद्दार नाग विषंधर की मदद से अमर स्फटिक को तो उठवा लिया, पर उसे तू यहाँ से लेकर नहीं जा पाएगी। यह तो अच्छा हुआ कि मैंने ध्रुव का पीछा करते करते यहाँ आ गया। मुझे तो स्वप्न में भी उम्मीद नहीं थी कि तू मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। आज मैं तुझ पर अपने उस अस्त्र का प्रयोग करूँगा जिसका प्रयोग मैंने आज तक नहीं किया, अपने विष कुठार का। इसके प्रयोग से मेरे शरीर में विष की मात्रा एकाएक काफ़ी कम हो जाती है और मेरे सूक्ष्म सर्पों के लिए खतरा पैदा हो जाता है। पर मैं इसका प्रयोग मैं तुझ पर करूँगा क्योंकि तुझे रोक सकने का यही एक रास्ता है। नागराज का भयंकर विष विशाला के शरीर को गलाता हुआ पार हो गया। विशाला एक चीख मारकर गिर पड़ी। नागराज की इस हरकत से विशाला का क्रोध उबल पड़ा। आह, तेरे बार विशाला को कमज़ोर तो कर सकते हैं पर मार नहीं सकते नागराज। लेकिन विशाला का अगला वार तुम दोनों की जान लेकर ही छोड़ेगा। अब मेरे शरीर में इच्छाधारी शक्ति की मात्रा धीरे धीरे सामान्य हो रही है और जिस फंदे से कालदूत नहीं बच सका उससे तुम दोनों कैसे बचोगे। ओह, आह, ये क्या। विशाला के शिकंजे ध्रुव और नागराज की गर्दनों पर कसने गए। ध्रुव की शक्ति तो वैसे भी फंदे को नहीं खोल सकती थी और नागराज के शरीर के रक्त में जहर की मात्रा एकाएक कम हो जाने के कारण सूक्ष्म काफ़ी मात्रा में समाप्त हो गए थे और इसी कारण नागराज को काफ़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। आंखों के डले बाहर उबल पड़ने को बेताब हो रहे थे और सांस न तो फेफड़ों के अंदर जा पा रही थी और न ही बाहर आ पा रही थी। मौत चंद पलों की दूरी पर इंतजार कर रही थी। अब मैं तुम दोनों को वैसे ही मारूंगी जैसे स्वान दंश मरा था। तभी विशाला चीख उठी। उसका पूरा बदन थरथरा उठा और शिकंजे खुल गया। क्या एकाएक विशाला को क्या हो गया? हो नहीं गया बल्कि कर दिया गया है। तुम्हारी बहन श्वेता द्वारा बनाए गए इस नर्व डिसरप्टर के द्वारा। चंडिका, तुम इन समय पर यहाँ पर कैसे पहुँच गई? कमाल है। मैंने यमराज को इस तरफ आते देखा, सोचा कि देखो किसके प्राण हरने जा रहा है। यमराज बस पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। अब मैं भैया को यह नहीं बता सकती कि मैंने बहुत पहले उनकी बेल्ट पर एक माइक्रो ट्रांसमीटर चिपकाया है। अच्छा, चिपकाया था जो अब तक फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। उसी के सिग्नलों का पीछा करते करते मैं यहाँ तक यह देखने आ गई थी कि भैया किसी मुसीबत में तो नहीं है। अब कम से कम थैंक यू तो बोल दो। मैंने तुम लोगों की जान बचाई तो बचाई, साथ में तुम्हारी मुसीबत को बेबस भी कर दिया है। बेबस तो अब तू होगी लड़की और तेरे साथ ये दोनों भी। तेरी जादुई तरंगों के वार को मैं इसलिए नहीं सह पाई क्योंकि वह वार अचानक हुआ था। अब मैं तेरी तरंगों को सह सकती हूँ लेकिन मेरा वार अब तुम लोगों को न तो जीने देगा और न ही मरने देगा। अरे अरे, इसका शरीर तो आग की लपटों में घिर रहा है। मेरे शरीर में आग नहीं लग रही बल्कि ये आग मेरे शरीर के अंदर से हर रोम छिद्र से बाहर निकल रही है। विशाला अब एक ज्वालामुखी बन गई है जिसका कहर तुम तीनों को जलाकर राख कर देगा। इस बचो, मेरा नर्व डिसरप्टर तो गया। अब तुम तीनों जाओगे ऊपर नरक में। अब क्या करें नागराज, इस मुसीबत से तो सिर्फ तुम ही निपट सकते हो।
निपट तो सकता हूँ चंडिका, लेकिन फ़िलहाल मेरे शरीर में सर्पों की संख्या कम होने के कारण मेरी शक्ति क्षीण हो गई है। उसे वापस आने में वक्त लगेगा और तब तक हमारी चिताएँ बन चुकी होंगी। अब एक ही रास्ता है, राजनगर जाकर सर्पों को यहाँ लाना होगा। उनकी संयुक्त शक्ति में यह टिक नहीं पाएगी। नहीं नागराज, हमको आने जाने में वक्त लगेगा और उतनी देर में विशाला स्फटिक को कहीं और ले। अरे, यह बात मैं अब तक समझ क्यों नहीं पाया? कौन सी बात ध्रुव? समझाने का वक्त नहीं है नागराज। तुम विशाला का ध्यान अपनी तरफ खींचो, बाकी काम मैं कर लूँगा। इधर नागराज ने विशाला का ध्यान अपनी तरफ खींचकर मौत को दावत दी। कड़ाक! उसी पल ध्रुव गर्म और पिघली चट्टानों की परवाह किए बगैर दूसरी तरफ पड़ गया, वहाँ पर जहाँ पर पड़ा हुआ था अमर स्फटिक। वो यह स्फटिक टूटा तो नहीं है, लेकिन यह बहुत गर्म हो गया है। मेरा हाथ झुलस जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इसको उठाकर रहूँगा, क्योंकि यही सिर्फ विशाला को रोक सकता है। विशाला को सिर्फ एक पल पहले ध्रुव की मंशा का आभास हुआ। उसकी आंखों में भय का तूफान नाच उठा, लेकिन उस एक पल में वह कुछ नहीं कर सकती थी। अमर स्फटिक उसके शरीर से टकरा गया और विशाला रोशनी के एक तेज झमाके में गुम हो गई। यह कैसे हो गया? विशाला गायब कैसे हो गई? पर यह तुमने कैसे समझ लिया ध्रुव कि स्फटिक के स्पर्श से विशाला गायब हो सकती है? यह मुझे नहीं पता था नागराज की विशाला गायब हो जाएगी, पर इतना ज़रूर पता था कि स्फटिक के स्पर्श से विशाला को कुछ नुकसान अवश्य हो सकता है। तुम्हारी बातों से मुझे यह पता लग गया था कि विशंधर नागदीप का नाग था, और मैं यह जानता था कि स्फटिक को वही उठाकर यहाँ तक लाया है, क्योंकि विशंधर ने यहाँ पर स्फटिक को मुझसे मुठभेड़ होने के बाद ही गिराया था। इसलिए मुझे स्फटिक की स्थिति का पता था। नागदेव और नागप्रीति की बातों से मुझे आभास हो गया कि नाग शायद यही स्फटिक ढूंढने नागदीप से आए हैं। एक बात और, तुम्हारी बातों से मुझे यह भी पता चल गया कि विशाला में विपरीत यानी निगेटिव शक्तियाँ हैं। इसलिए जब तुमने राजनगर जाकर नागों को लाने की बात की और मैंने उतनी देर में विशाला द्वारा स्फटिक को कहीं और ले जाने की चिंता जताई, तो मुझे ध्यान आया कि अगर विशाला स्फटिक को कहीं और ले जा सकती तो बहुत पहले ले जाती। नागों के इतना पास आ जाने के बावजूद वह यहाँ बैठी नहीं रहती। मैंने यह भी सोचा कि स्फटिक को उसने खुद नहीं बल्कि विशंधर के हाथों कहीं भिजवाया था। इतनी कीमती चीज़ दूसरे के हाथ में दे देने का एक ही स्पष्ट अर्थ हो सकता था कि स्फटिक का स्पर्श भी विशाला के लिए घातक था। बस यही सोचकर मैंने उसका स्पर्श स्फटिक से करवा दिया, और नतीजा तो तुम जानते ही हो। वाह ध्रुव, मैं नागानंद को मानसिक संकेत भेजकर सब नागों को यहीं पर बुलाकर उनको स्फटिक सौंप देता हूँ। और फिर नागदीप में अमर स्फटिक अपने स्थान पर स्थापित होने के बाद इच्छाधारी नागों पर आया संकट टल गया है। अब नागदीप सुरक्षित है। मैं आपसे बिना आज्ञा नागराज, ध्रुव और चंडिका को यहाँ लाने के लिए क्षमा चाहता हूँ महात्मा, परंतु स्फटिक सिर्फ इन्हीं के कारण वापस आ सका है। और फिर स्फटिक खोने और मिलने से संबंधित सारी कहानी सिर्फ यही तीनों सही जानते हैं। इसलिए मैं चाहती थी कि आप इनके ही मुँह से सारी कहानी स्वयं सुन लें। वह तो मैंने सुन ली विसर्पी, अब मुझे इनका धन्यवाद अदा करना है नागदीप को बचाने के लिए। उसकी आवश्यकता कतई नहीं है महात्मन, हमें शर्मिंदा न करें। हम सिर्फ इतना जानने को उत्सुक हैं कि विशाला है कौन और उसका स्फटिक से क्या संबंध है। विशाला को तुम मेरा विपरीत रूप कह सकते हो नागराज। हजारों वर्ष पुरानी बात है जब मानव ने इतनी प्रगति नहीं की थी, परंतु नागों की प्रजातियां संख्या में बढ़ती जा रही थी। उनमें से एक प्रजाति ऐसे सर्पों की थी जिसमें विपरीत विष था। स्वभाव से वे दबंग प्रकृति और लड़ाकू सर्प थे। वे मानवों से बहुत चिढ़ते थे और पृथ्वी के मानवों का विनाश करके स्वयं पृथ्वी पर राज करना चाहते थे। विशाला उन क्रूर सर्पों की महानागिन थी, यानी कि महारानी। तब तक मेरी ख्याति एक महान योद्धा के रूप में चारों तरफ फैल चुकी थी, और तब एक दिन महानागिन विशाला मुझसे मिलने आई। उसने मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था कि तो विपरीत विषयों वाले नागों में एक नई मित्रता कायम हो सके और सर्पों की एक नई प्रजाति का जन्म हो।
मैं सभी प्राणियों का भला चाहता था, इसलिए मैं विवाह के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार मैं विपरीत विष सर्पों को नियंत्रण में भी रख सकता था। हमारी रीति के अनुसार मैंने विशाला से विवाह पूर्व का उपहार मांगने को कहा। उसने गहरे समुद्र के अंदर स्थित एक जीवित ज्वालामुखी में रखे एक स्फटिक की मांग की। उसके अनुसार उसको कोई भी योद्धा उस स्फटिक को लाने में सफल नहीं हो पाया था। मैं उस स्फटिक को लाने चल दिया। कई रुकावटों को दूर हटाता हुआ मैं स्फटिक तक पहुंच गया। यात्रा रोमांचक थी, पर इस यात्रा को विस्तार से मैं फिर कभी बताऊंगा। अब मुझे एक शक हो रहा था। रास्ता कठिन अवश्य था, पर इतना कठिन नहीं कि विशाला के जाबाज योद्धा वहाँ तक न पहुँच सकते थे। कहीं पर कोई रहस्य छिपा था, और रहस्य को खुला ज्वालामुखी की खोह में रहने वाले एक अष्टपाद ने। उसने मुझे बताया, अमर स्फटिक की खूबियाँ बताई, और यह भी बताया कि इसकी धनात्मक ऊर्जा के कारण इसका स्पर्श ऋणात्मक विष सर्पों के लिए घातक है, परंतु इसकी ऊर्जा से वे भी अमर और अजय हो सकते हैं। साथ ही मुझे यह भी पता चला कि इसकी मदद से अजय होकर वे पृथ्वी से अन्य जातियों का संहार करने वाले हैं। यह जानकर जब मैंने स्फटिक को विशाला और उसके साथियों को सौंपने से इनकार कर दिया तो वे मुझ पर एक साथ टूट पड़े। भीषण युद्ध हुआ। ऐसा युद्ध मैंने न तो पहले कभी लड़ा था और न शायद फिर कभी लड़ पाऊंगा, लेकिन अमर स्फटिक की शक्ति और मेरे युद्ध कौशल के आगे वे टिक न सके। मैंने विशाला और उसके कुछ सेवकों को छोड़कर सभी सर्पों का संहार कर दिया। उनको प्राणदान इसलिए मिल गया क्योंकि उनको मार देने से वह पूरी सर्प प्रजाति ही नष्ट हो गई। उसके बाद मैंने सोचा कि मानवों और सर्पों को अलग अलग रखना आवश्यक है, वरना कभी न कभी युद्ध होकर ही रहेगा। इसलिए मैं स्फटिक लेकर जगह जगह भटकता रहा और अंततः इस द्वीप को चुनकर यहाँ पर इच्छाधारी नागों की बस्ती बसाई। बस यही है मेरी और विशाला की दुश्मनी की कारण। महात्मा, महात्मा, यह कौन है? महात्मा, बाकी सब भी ठीक हो गया, अब हमको भी बचा लीजिए। हा 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 हा। अभी बचाता हूँ। हा 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 हा। तुमने नागप्रति और नागदेव को पूरी तरीके से विवश कर दिया ध्रुव। तुम सचमुच विलक्षण मानव हो। इनको बचाने के बाद मैं तुमको नागराज, चंडिका और वेदाचार्य के साथ अपनी योग शक्ति से अपने अपने स्थानों पर भेज दूंगा। परंतु मुझे अभी वेदाचार्य से यह पूछना शेष है कि वे यहाँ पर कैसे है और क्यों आए। हा 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 हा। समाप्त। मित्रों, आपको स्टोरी कैसी लगी? थोड़ी स्टोरी लंबी बन चुकी है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। कमेंट शेयर अवश्य करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।